पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन। आज़ाद कश्मीर के माँ और बेटा पोलियो के खात्मे में मगन। पोलियो वर्कर्स ज़रीन खानम बेटे मुजीब खान के साथ घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने लगी। खेल कूद की उम्र में इंसानियत की खिदमत। कराची का नन्ना समाजी कारकुन घर घर खाना पहुंचाने में मसरूफ। अदील हुसैन हजारों अफराद में राशन तकसीम कर चुके। अदील वालिदा के हमरा होंगे आज हमारे यानी नया दिन के खुसूसी मेहमान। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। कोई भी बात आपको हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए काफ़ी होती है। ऐसे ही है ना, हम दोनों भी मुस्कुरा रहे हैं। आज हम कोशिश करते हैं ना, एक बड़ी दिलचस्प सी खबर ज़रा नया दिन के नाज़रीन को दें। ये दिलचस्प यूँ है कि कभी कभी आपके अतराफ़ में क्या है आपको मालूम नहीं होता, और वो कुछ इतना कदीम, इतना तारीख़ी और इतना महंगा होता है कि आप मिस कर रहे होते हैं। ये भी आपको नहीं पता होता। मैं ना चीन की एक चीज़ की बात करती हूँ। चीन पर आधी सदी से भी जायद राज किया था चियानलोंग बादशाह ने, और कुछ उन्हीं का सामान था कि जो मिला। जी समझ गए ना, बिल्कुल ठीक। ये बेशकीमत गुलदान है, 90 लाख डॉलर्स का। और अगर हम इसे पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो आज शोएब मैं बता देती हूँ आज ना, प्लीज। मैं कभी हिसाब किताब नहीं करती, अगर हिसाब किताब हुआ मिल जाए तो मैं बता देती हूँ। तो करीबन 1.5 अरब पाकिस्तानी रुपए में इसे नीलाम किया जा सकता है। इसकी रकम तो इतनी बनती है। कर दिया, यस, नीलाम तो कर दिया किरण, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। वो सवाल ये है, चाइना से ये वॉज जो है यूरोप तो पहुंचा, इस बैंगलोर में कैसे पहुंचा? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। ये मिल कैसे सकता है, क्योंकि ये तोहफे तोहफ तो लगते नहीं मुझे। ऐसा ही है, क्योंकि एक्वायर तो किया था एक ब्रिटिश फैमिली ने, लेकिन उसके बाद ये बैंगलोर में कैसे पहुंचा, ये सवाल, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। एनीवेज जी, दिलचस्प बात इसमें पता है क्या है? जी। जहाँ ये था वहाँ इसके टूट जाने के कवी इम्कानात थे। ये क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैट्स घूम रहे थे बड़ी आज़ादी के साथ में, बड़ी आसानी के साथ में कुत्ते बिल्लियाँ घूम रहे थे। ये बचा रहा, वहीं पड़ा रहा। ये बड़ी बात है। इसका मतलब बड़ा कोई पक्का वाला वास्ता, बड़ा कोई मजबूत वास्ता, बड़ी पक्की वाली बात कर दी आपने। या तो कुत्ते बिल्लियों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने खेलना मुनासिब ना समझा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। और एक और खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो ये है, UCLA के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे छोटा रेफ्रिजरेटर तैयार कर लिया। अब बंदा सोचे, ये चुन्ना मुन्ना आपने रेफ्रिजरेटर तैयार किया ना, इससे हमने करना क्या है? ना इसमें हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रख सकते हैं, ना इसमें हम कोई चीज़ फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसकी वाकई अफादियत है कैसे। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया ना किरण इस रेफ्रिजरेटर में, उस टेक्नोलॉजी को आगे चलकर या इवन अभी भी आप कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह पर उसे ठंडा रखना हो, मशीनरी को ठंडा रखना हो, तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो इसमें एक क्यूब भी नहीं रख सकते ना, वो जम सकता है, बूंद नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं रख सकते फिलहाल। सोचिएगा भी नहीं कि आप पे कुछ रखना है। हाँ, उसे जेब में रखना है, लेकिन जब तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हो जाती, इसे प्रिजर्व तो रखा जा सकता है ना। प्रिजर्व भी ये किया जा सकता है, संभाल के तो रखा जा सकता है, संभाल के रख सकते हैं। लेकिन ये इट्स गुड कि इतना काम हो रहा है टेक्नोलॉजी की समत में कि आगे चलकर इसे हम बहुत और जगहों पर इस्तेमाल भी कर पाएंगे, इस्तेफादा हासिल कर पाएंगे। ये जरूर हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी खबर के बारे में। ये जो लोग आपके पड़ोस में रहते हैं ना, पड़ोसी कितने ही बुरे क्यों नहीं, वो रहते हैं आपके पड़ोसी हैं, और वो कभी ना कभी आपके घर आए होते हैं, ये यहाँ उनका घर होता है और वो वहाँ गए होते हैं। बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ मैं, और ये उस पीढ़ी के अदाकार हैं जिनका मैं तस्करा कर रही हूँ कि जो घर घर जिनकी रसाई थी और जो लोगों के दिलों में वाकई घर कर गए थे। हमारे यहाँ से मैडम नूरजहाँ हो, मेहदी हसन हो, या फिर बॉलीवुड से दिलीप कुमार हो, या फिर राज कपूर हो। ये वो लोग हैं कि जिनको लोग ये नहीं जानते कि इनका ताल्लुक़ इंडिया से है या पाकिस्तान से, हालांकि इन्होंने पाकिस्तान की या इंडिया की तर्जुमानी ज़रूर की। तो ये सबसे बेहतरीन सिफारतकारी है, सबसे बेहतरीन सकाफ़त का रुख है। ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, और दिलचस्प बात यह है, मज़े की बात यह है कि यहाँ से इनका ताल्लुक़ है, हमारे देश से, इस मट्टी से। तो ये इसीलिए वैसे भी कनेक्टेड फील करते रहे, और हम इसके कई नज़ारे माजी में देखते रहे, मुख्तलिफ इवेंट्स में और मैगज़ीन्स में। वो दौर वो था। अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, अब मैगजीन्स का इंतजार नहीं होता, VHS का इंतजार नहीं होता। बहरहाल मैं आपको याद दिला देती हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ। एक्चुअली दिलीप कुमार का घर हो या कपूर फैमिली का घर हो, ये यहाँ है KP में, ये यहाँ है पेशावर में, लेकिन इनकी हालत अच्छी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।
अब ये हो रहा है कि अब इसको आसार कदीमा करार दिया जाएगा, इसको रिस्टोर किया जाएगा। दिलीप कुमार के घर में तो उनकी पुरानी तस्वीर भी है, जो मैंने देखा था, कुछ रिसर्च किया था। तो हो सकता है किरण के जब इसे म्यूजियम करार दिया जाए फिर इसे ओपन किया जाए तो हर कोई वहां पर जाके ना विजिट करना उसके लिए आसान हो जाए। वो खुद विजिट नहीं कर पाए थे, इतना रश था। एनीवेज, पेशावर से अब्दुल रहमान ने इस पर रिपोर्ट तैयार की और फिर हम इस पर बात करेंगे कि अब इसे एक्वायर करना, उसके मरहले क्या हैं, कितना पैसा लगेगा और उसके बाद क्या मामलात बनेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इस सब कुछ को रिस्टोर करें और फिर उसके बाद में यहाँ पर जा भी सकें, इनके जो फैंस हैं वो ये सब कुछ देख भी सकें। ये एक लंबा सफ़र है, बहुत मुश्किल मरहला होगा और इसमें जो आएगा वो ओनरशिप का मामला है। फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या कुछ प्रिजर्व कर पाएंगे हम, ये बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। अभी तो ऐलान हुआ है, देखते हैं इस पे काम कैसे होता है। और सिर्फ देखते क्यों, बात क्यों नहीं करें जी। वज़ीर सकाफ़त KP शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़ मुझे बताएंगे क्या अंदाज़ा क्या है कि ये कितने में घर को ख़रीदा जा सकता है? इसके जो मालिकान है वो क्या डिमांड कर रहे हैं? हुकूमत कितने पैसे देने के लिए तैयार है? क्योंकि हम तो इतने अरसे से इसके ऊपर यही बहस देख रहे हैं। वो लोग अव्वल तो निगोशिएट नहीं करते और अगर वो कहते हैं तो वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो मुमकिन नहीं होता हुकूमत वक्त के लिए उसको मुमकिन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ना, उसके तहत डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसका तयन करता है कीमत का, कि लैंड की कीमत क्या है और प्रॉपर्टी की क्या कीमत है। ज़ाहिर है जो भी मार्केट रेट होती है उसी के मुताबिक उसको ख़रीदा जाएगा। और ये डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा लेटर कर दिया गया है कि वो उस पर सेक्शन 4 लगाए और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत इसकी जो भी कीमत बनती है डिपार्टमेंट को आगाह किया जाए ताकि उसके फर्दर इस पर कार्रवाई हो सके। सही शौकत साहब, जो अभी हमने देखा रिपोर्ट में हवेली को, हालत बहुत खस्ता है। उसकी बहाली में वक्त तो लगेगा लेकिन ज़ाहिर है बहुत पैसा भी लगेगा। कुछ बता सकते हैं कि तखमीना क्या लगाया गया है, बहाली में कितना पैसा लगेगा? पेशावर की रिवाइवल हो रही है और इसके जितने भी हेरिटेज से मुतालिक चीज़ें हैं उनकी बहाली हो रही है। तो इसमें जो फर्स्ट वो है वो तो इसकी रिस्टोरेशन है। पहले ख़रीदारी है, फिर रिस्टोरेशन है। अब जाहिर है इस पे ख़र्चा तो तब पता चलेगा जब इसकी लैंड एक्विजिशन हो जाए, फिर उसके बाद इसका पूरी असेसमेंट की जाए कि इसकी रिस्टोरेशन पे क्या ख़र्चा आ सकता है। फिर उसके बाद जो दिलीप कुमार साहब हैं और राज कपूर साहब हैं, ये दो बड़ी शख्सियाती फ़िल्मी जो इन जगहों पे रही हैं और उन्हीं की खिदमात के हवाले से मुख्तलिफ जो उनकी चीज़ें हैं, जो फिल्में हैं, उनके लिए जो उनकी पुरानी यादें, वो कोशिश की जाएंगी इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर किया जाए। तो उस पर अब कितना ख़र्चा आएगा ज़ाहिर इस पर अभी एस्टिमेट नहीं किया गया, लेकिन काफ़ी ख़र्चा है। लेकिन ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग जगह होगी। ये इसमें दो पहलू हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, दो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें। एक तो ये कि ये घर जंगल बियाबान में भी हो सकते थे। इनकी खुसूसियत ये कि यहाँ पर दिलीप कुमार या उनका घराना आबाद था, यहाँ कपूर फैमिली थी, उनका घराना आबाद था। ये दो बातें अहम हैं, पहली बात। दूसरे ये कि वर्किंग करने में इतना टाइम क्यों कर लग रहा है? ये तो कई साल पहले हो चुका, जब नवाज शरीफ साहब थे, उनकी हुकूमत थी, तो इसे नेशनल हेरिटेज करार दिया गया था। इतने साल क्यों लग गए? ये मामला इतने साल रुका क्यों रहा, वहीं के वहीं टिका क्यों रहा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि उसमें उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया था, लेकिन जो पेशावर के हालात थे, जो दहशतगर्दी से मुतालिक आप सबको पता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अब अल्लाह के फजल से चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, पेशावर के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, बल्कि बेहतर हो चुके हैं। आप देखें गोर गटरी जो वो बहाल कर दी गई है, उसकी जो पुराने जो हेरिटेज टूरिज़म हम कहते हैं ना बार बार, ये उसकी तरफ हमारी पहला कदम होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जो माल्ला सेटियान है उसके इर्द गिर्द जो मकानात हैं उसको भी ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भी हेरिटेज में आ रहे हैं, काफ़ी पुराने घर हैं। तो पेशावर की रिवाइवल के अंदर जितने भी ये पुराने वो हैं वो हो रही हैं। अभी बीच में कुछ वक्फा रहा और वो शायद इसलिए भी रहा कि जो लोकल लोग थे वो इसके अंदर काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ भी दिया, यानी कि जो घर इस वक्त हैं राज कपूर साहब के, दिलीप कुमार साहब के,
उनमें थोड़ा बहुत उन्होंने डैमेज भी किया है, और वो प्लाजा बनाने के चक्कर में थे, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, और उसमें जो इश्यूज थे वो हल हो गए हैं इंशाल्लाह ताला। उस पर सेक्शन 4 लगेगा और इस पर इसकी जो एक्विजिशन होगी। ठीक, शौकत साहब बेहद शुक्रिया, आपने खुद ही मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया, वरना मैं ज़रूर आपसे पूछता कि मसाइल थे वो कैसे है, लेकिन आपने जिस तरह बताया कि मसाइल अब काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, तो अच्छी बात है। लेट्स सी और कितना वक्त लगता है अब। देखिए वक्त कितना भी लगे, लेकिन आज जिस तरह से वक्त को दोहराया गया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको सवेरे सवेरे जो है ना एक मौका मिल जाए कि आप नए सिरे से दिलीप कुमार को देखें, या राज कपूर के कुछ एफर्ट्स देख लें, या मोहम्मद रफ़ी मरहूम का गाना सुनने को मिल जाए, वो हो गई सुबह, हो गया बेहतरीन। क्या बात है जी, ये नया दिन, ये खूबसूरत दिन, ये एनर्जेटिक सा आगाज। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। सारी खबरें अच्छी नहीं होती, कुछ खबरें बुरी भी होती हैं और कुछ खबरें तशवीशनाक भी होती हैं, लेकिन वो भी इसलिए शेयर की जाती है ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं, ताकि ज़रा जिन्होंने चीज़ें बेहतर करनी है वो जाग जाएं। फैसलाबाद की खबर है, ज़राई यूनिवर्सिटी, यहाँ पर करप्शन की गज़ब कहानी रिपोर्ट हुई है। एंटी करप्शन पंजाब ने राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार साबिक वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी राना इकरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हुआ है ये सब कुछ, ये उस्मान सिद्दीक हमें डिटेल से बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ी जामिया की सबसे बड़ी करप्शन। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक साबिक वाइस चांसलर ने अपने दौर में 608 गैर कानूनी भर्तियां की और कौमी खजाने को तकरीबन 42 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के रिश्तेदार राना इकरार एक वक्त में 2 तनख्वाहें वसूल करते रहे। वाइस चांसलर के साथ साथ खुद को गैर मुल्की प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाकर 42.5 लाख तनख्वाह भी वसूल की और चांसलर की मंजूरी के बगैर 90 लाख रुपए अपने आप को एजाजिया भी दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राना इकरार अहमद और साबिक रजिस्ट्रार के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसी खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। इसी मामले पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन के रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर यूँ तो ज़ाहिर है ये मामला रिपोर्ट इस तरीके से हुआ कि दारी, बट ज़ाहिर है दिस कुड बी एन इंडिविजुअल एक्ट। मैं सिर्फ आपका रिस्पांस चाह रहा हूँ, मैं हुकूमत का रिस्पांस चाह रहा हूँ इस पर, क्योंकि एक नाम बेशक PMLN का इसमें लिया गया, उनके रिश्तेदार हैं, तो इसलिए आपसे हम बात कर रहे हैं कि आपका इस पर रिस्पांस क्या है, अब तक की फाइंडिंग्स क्या हैं कि ये वाकई रिश्तेदारी थी इसलिए ये मामला यहाँ तक पहुँच गया, या वाकई इंडिविजुअल एक्ट ही था ये साबिक वाइस चांसलर, इनकी करप्शन। अब इस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपके इल्म में है कि माजी के अंदर जो है वो हुक्मरानों की आशीर्वाद के ऊपर ये तमाम तर जो है वो होते ऐसे लोगों को, नाहल लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वाइस चांसलर बना दिया गया, जो कि वहाँ पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चाहे गज़टेड हों चाहे नॉन गज़टेड हों भर्तियाँ की जो कि मेरिट के ख़िलाफ़ थी। और यकीनन जो है अब इसके ऊपर एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है वो अपनी तहकीकात कर रहा है, उसमें मालूम हो जाएगा कि ये भर्तियां जो हैं वो कितने पैसों के एवज़ की गई हैं। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसके अंदर डॉक्टर इकरार, जो कि ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर समा ही पहले बात कर चुका है, ये साबका वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के कज़न हैं और उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ये 9 साल फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी जिसका एक मुकाम है उसके वाइस चांसलर रहे हैं। और लेकिन उसको यूनिवर्सिटी की बेहतरी की बजाय इनकी तवज्जो जो है वो अपनी ज़ाती ख़जाने को भरने के ऊपर रही है और अपने आप को 90 लाख रुपया अजाजिया इन्होंने चांसलर जो कि गवर्नर होता है उसकी मंजूरी के बगैर अपने आप को खुद दे दिया इन्होंने। और एक वक्त में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं और एक NGO के अंदर डायरेक्टर के तौर के ऊपर भी 42 लाख रुपए सेम टाइम के ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं, जो कि एक और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एंटी करप्शन ने अपनी तहकीकात करके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और इसमें मजीद भी जो है, लेकिन बात तो ये ना कि ये सब कुछ बड़ी तफसील के साथ सामने आए, इतना कुछ होता रहा तो कैसे होता रहा। देखिए फैक्ट ये भी है कि 9 साल तक ये ओहदे पर जमे रहे, डटे रहे। ये ओहदा सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए होता है। फिर सवाल तो ये भी है ना कि एक्सटेंशन इनको कौन देता रहा, इतना ज्यादा अच्छा काम ये करते रहे कि धड़ाधड़ इनको एक्सटेंशन मिलती रही, इतने अरसे मिलती रही, करता कौन रहा ये सब कुछ?
शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और उसके बाद में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म भी रहे, और लेकिन ये राना सनाउल्लाह का जो है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते रहे हैं और उसी इन्फ्लुएंस की आड़ के अंदर जो है इन्होंने अपने टन्योर को आगे बढ़ाते रहे हैं और ये 9 साल जो है वो वाइस चांसलर रहे हैं। तो क्या जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जब भी सर्च कमेटी बनती है तो किसी नए लोग को आने नहीं दिया गया? क्या एक एकेडमिया के अंदर को कमी है? एक से एक भड़के लोग हैं। जो शख्स 1 साल एक टर्म सर्व कर चुका है और दूसरे टर्म में आ रहा है तो बाकी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, फिर तीसरी टर्म में आ रहा है बाकी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा। तो ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते रहे हैं और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि इनके यहाँ पर ज़ाती मुफादात थे और वो मुफादात जो हैं वो फाइनेंशियल मुफादात थे और वहाँ पर जो है वो तमाम जो गैर कानूनी काम थे, जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पैसे को बेदरेक जो है वो इस्तेमाल किया गया है और यूनिवर्सिटी का माहौल उस वक्त दौर के अंदर जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ, वो तमाम तर चीज़ें आज आपको इस मुकदमे की सूरत के अंदर सामने नज़र आ रही हैं। सर, आपने खुद भी कहा और बार बार कहा ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा। तो सर, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जो भी इन्वॉल्व थे इसमें, जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, वो चाहे राना सनाउल्लाह साहब हों, नाम तो आपने पीएम का भी लिया, अदरवाइज ये मामला तो पंजाब का है, बट जो भी इन्वॉल्व था उसके हवाले से कुछ सोचा आपकी हुकूमत ने कि उनको पकड़ा जाए, लोकेट किया जाए, सजा उनको भी हो? देखें, मैं समझता हूँ कि ये अब महकमा एंटी करप्शन को ये चीज़ें देखनी है और जब इनसे मज़ीद आगे तहकीकात होंगी, क्योंकि अब FIR दर्ज हो चुकी है और इससे जो भी अगला मरहला है, कानूनी मरहला है, वो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है वो उसको इख्तियार करेगा और उसके तहत फिर जिसके साथ इनका इन्फ्लुएंस निकलेगा, जिनके साथ ये मिल के ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, मैं समझता हूँ उन तमाम ज़िम्मेदारों का तयन भी हो जाएगा और फिर कानून के मुताबिक जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वो मुल्ज़मान हैं जो बड़े बाअसर हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से जो है इस इंक्वायरी के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकें, किसी तरीके से ये तमाम प्रोसेस जो है उसको रोका जा सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अब कानूनी इदारे जो हैं हमारे वो एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और एंटी करप्शन ने इसके ऊपर नज़र आ रहा है कि तमाम तर सबूतों का जायज़ा लेते हुए ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद और भी चीज़ें आपके सामने आएंगी और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि समा ने इसके ऊपर काफ़ी पहले इस केस को जो है वो उठाया था और ये तमाम शाहिद को भी उस वक्त वो सामने आया था। ठीक, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ौरन एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पोलियो वर्कर्स किस तरह पोलियो के खिलाफ कमर बस्ता है, उनकी कहानी रखेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मामले को उठाना होगा, अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। सिर्फ और सिर्फ कैंपेन से, बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिला देते हैं, बात बस यहीं तक महदूद रहनी नहीं चाहिए। यही कुछ सोचा किसने, हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री होना चाहिए, हर शहरी को अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन वायरस ऐसा है कि इससे लड़ना ज़रा मुश्किल हुआ जा रहा है। हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे माँ से और उनके बेटे से जो थकते नहीं हैं लेकिन बहुत मसरूफ़ रहते हैं। अगर ये अपनी पिक्चर शेयर करते हैं तो हम ढूंढते रह जाते हैं कि इन लोगों ने कितना काम किया। चेहरे इतने तरोताज़ा दिखाई देते हैं, दिन इनका इंतहाई मशक्क़त से भरा। और ट्विटर पर अगर आप इनका नाम लिखकर सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि मुजीब खान नामी एक सारिफ ये सबके फेवरेट बनते जा रहे हैं, ये भी और इनकी अम्मी भी, क्योंकि वो तो पोलियो के खिलाफ लड़ने में है सबसे आगे जनाब। दुश्वार गुजार रास्ते हों या जो भी मामला हो, थकते नहीं हैं, जहां पहुंचना हो वहां पहुंचते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, फिर वापस घर को आते हैं। मुजीब खान ने आज हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से हम इससे मुतालिक बात करेंगे। मुजीब, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप और आपकी वालिदा कितने सालों से इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं? जी बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुजीब है। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर अजीरे से मेरा ताल्लुक़ है और जो मेरी वालदा हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो 26 ईयर हो गए उनको ये काम करते हुए, और मेरी जो एज है वो 20 ईयर्स है। और मैं भी बचपन से उनके साथ जो है, जब भी ये कैंपेन हुकूमत के लेवल पे ये लॉन्च होती है तो मैं भी उनके साथ हमेशा जो है, तो जो अपना गांव है, जो हमारी फील्ड होती है, तो मैं उसमें जो है तो अपनी वालिदा के साथ हमेशा इस मुहिम का हिस्सा बनता हूँ। ओके, यानी आपकी वालिदा को जाना होता है और आप सपोर्ट करते हैं, आप एज वॉलंटियर जाते हैं उनके साथ फिर?
जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जो है मैं BS एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट में। और उसके अलावा जो जम्मू और कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मैं जो है यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरमैन भी हूँ। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। मतलब जितनी अच्छी सोच आपकी है और जैसे आप प्रैक्टिकली जाते हैं ये करने के लिए, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि भाई अम्मी का तो प्रोफेशन है तो अम्मी को तो जाना है, नहीं नहीं मैं भी साथ जाऊंगा, ये आप दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। पहले मुझे ज़रा इस बारे में बताइए, क्या ऐसा होता है कि आप फिर यूनिवर्सिटी जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं तो आप उनको भी मुतहर्रिक करें कि जैसे मैं घर घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं हर बच्चे को पोलियो का खतरा मिलना चाहिए इसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी करें, ऐसा होता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली चूँकि हम फील्ड में जाते हैं तो और हमारा जो एक एक्सपीरियंस है तो पोलियो के हवाले से ये है कि ये जो इंडिविजुअल बेसिस पे कभी भी हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सही। और इज्तिमाई बुनियादों पे जो काम करने वाली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो पोलियो वर्कर हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं अगर उनको वो प्रोवाइड की जाएँ प्रॉपरली, उनकी जो वेजेस हैं उनमें इजाफा किया जाए, आई मीन टू से दैट कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए हर हवाले से, उनको हर वो फैसिलिटी दी जाए ताकि वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें और जो है इस वायरस का बहुत अच्छा आपने बताया, खात्मा कर सकें। मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कि आप लोग जाते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे प्लीज ये बताइए, क्योंकि देखिए इस वक्त लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? क्या ऐसी चीज आप बचपन से अब तक देख रहे हैं कि अगर अम्मी को ये सहूलत मिलती तो अम्मी और बेहतर अंदाज में काम करती, कम से कम पीस ऑफ माइंड होता, मजीद अच्छी तरह से डिलीवर करती? वो एक दो पॉइंट्स बताइए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब हम जाते हैं तो एक जो यहाँ पे पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है उसके हवाले से एक मजहबी बुनियाद परस्ती जो फैलाई गई है कि ये कोई गैर मुल्की साजिश है जो मतलब हमारे बच्चों को फ्यूचर में उनको किसी किस्म की डिसेबलिंग कर रही है। तो उस हवाले से लोगों के अक्सर जो है वो सवालात होते हैं, लेकिन जो हमारी वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है उसमें फिर हमको सिखाया जाता है कि वो चीज़ें कैसी हैंडल करनी है और हम जो है तो इस चीज़ को भी आस्ता आस्ता इसको मतलब लोगों को वो क्लियर करते हैं। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खुसूसन कश्मीर के अंदर, तो वो एक जो है तो मैं समझता हूँ कि वो भी काफ़ी हमारे काम में जो है किस्म की रुकावट बनता है। और इसके अलावा जो बुनियादी सेहत का निज़ाम है उसमें जो खामियां हैं वो भी इस जो वायरस है इसके खात्मे में जो है तो काफ़ी रुकावट है। ठीक, मुझे बताइए जो आपने पहला पॉइंट रेज किया रेफ्यूज़ल वाला, ये विद टाइम बेहतर हुआ है या रेफ्यूज़ल आपको लगता है कि अभी भी कश्मीर में वैसा है रेफ्यूज़ल ऑफ पोलियो वैक्सीन? एक्चुअली जो सोसाइटी एडवांस हो रही है, जो तालीम और शऊर लोगों में आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चनिंग होती है या ये जो फंडामेंटलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव होता है तो इसमें यकीनन कमी आ रही है। और उसके अलावा जो मेन इशू होता है, एक जो वर्किंग लेडी होती है तो इस निज़ाम के अंदर बेसिकली वो एक तो बाहर जाके अपना काम करती है, पूरा दिन वो कोई भी काम करती है, वो पोलियो की वैक्सीनेशन करती है, वो बच्चों को पढ़ाती है, फिर वापस आके उसको घर के काम काज आई मीन टू से दैट कि उनको एक इस निज़ाम के अंदर एक दौरे और तेरे जो एक्सप्लॉयटेशन जो वर्किंग है हमारी और जो हम वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। थोड़ा सा प्लीज़ ये भी शेयर कीजिएगा क्योंकि आप ज़ाहिर अपनी मदर के साथ जाते हैं बहुत से इलाकों में, और कश्मीर की जब हम बात करते हैं इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर डिफिकल्ट एज वेल, बहुत से लोकेशन पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा शेयर करेंगे कोई ऐसी लोकेशन कि जहां आपको लगा कि हम इतनी देर में पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, लेकिन फिर ज़ाहिर है वहां पहुंचना आपको इसलिए भी ज़रूरी था कि आपने वहां पे घरों में पोलियो वैक्सीन पहुंचानी थी, बच्चों को पिलानी थी। कोई ऐसे इलाके अगर आप हमें बता सकें यहाँ पर आप पहुंचे, इतनी मुश्किल से पहुंचे? एक्चुअली अगर ओवरऑल हम अगर बात करें तो उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो रास्ते होते हैं वो इंतहाई दुश्वार गुजार होते हैं और फिर हमको जो है इन टाइम वर्क जो वापस जो सबमिट कराना पड़ता है एरिया इंचार्ज को, तो उस हवाले से फिर हमने वो माइंड में एक टारगेट सेट किया होता है कि इस टाइम पे हमने ये करना है और फिर वो उसके लिए उस हिसाब से हम चलते हैं। सही। और मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत दूर दराज बड़ी मुश्किल तरीन रास्ते पर चलकर आप किसी मकाम पर पहुँचे हो, किसी घर में पहुँचे हो, वहाँ कोई एक बच्चा था या एक घर था, वो मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपने कहा कि मैं इतनी मुश्किल से पहुंचा और फिर आपने जब पोलियो के कतरे उनके बच्चों को पिलाए, उनका जो एक्सप्रेशन था वो आपको लगा मैंने कोई मेहनत ही नहीं की, ऐसा कभी हुआ? एक्चुअली चूंकि जो हम ये समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर एक जो वर्किंग क्लास है उनकी ज़िंदगी वैसे भी काफ़ी जो बहुत ज़्यादा इस निज़ाम ने टफ बना दी हुई है, तो उसमें भी हम जब देखते हैं कि हम किसी भी दूर दराज एरिया में जाते हैं या बाज़ औक़ात
चूँकि यहाँ पे अनइवन एंड कंबाइंड डेवलपमेंट में जो सोसाइटीज़ हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ही नहीं, और एक बेअंगम तरीके से जो है वो कम्युनिटी बनी हो, तो उसमें बाज़ जगहों पे ये होता है कि एक घर आबादी से बहुत ज़्यादा दूर होता है। फिर वो वहाँ तक पहुँचने में हमें काफ़ी दुश्वारी जो है उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन इस जो निज़ाम की दी हुई ज़िंदगी है, इसमें इतनी ज़्यादा तलखियाँ हैं कि ये छोटी मोटी तलखियाँ इतना मायने नहीं रखती हैं। कितनी पॉजिटिव बात है और कितने एनर्जेटिक आप खुद हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतना कोई मसरूफ दिन आपका, अम्मी का हाथ आप बटाते हैं, घर में काम करते हैं अम्मी के साथ में, अम्मी को हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल, मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन ये जो इश्यूज है मेरे ख्याल में ये हमें जो है कोलेक्टिवली डिस्कस करने की जरूरत है। ये बिल्कुल यही है। मैं पता है क्यों पूछ रही हूँ आपसे, अगर लोग ये समझ पाएंगे, ये देखेंगे कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये एक नई लगन पैदा होती है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए पूछ रही थी। मुझे ये बताइए, जिस वक्त आप घर पे भी अम्मी का हाथ बटा रहे हैं और वाकई फील्ड में जाके भी अम्मी का हाथ बटा ही रहे हैं, और साथ में आपका करियर भी, आपकी स्टूडेंट लाइफ भी है, इस सब कुछ को मैनेज करना, कोई चीज़ कहीं छूट तो नहीं जाती, कुछ रह तो नहीं जाता? लगता है आपको कुछ मामला ऐसा रह गया कि जिसमें मुझे थोड़ी और ध्यान देना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा? डेफिनेटली ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ कश्मीर के अंदर, और जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी मेरा ताल्लुक है, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ पे भी हम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे लगता है कि ये छूट रही हैं, लेकिन फिर कवर करने की चीज़ें करते हैं और इतना भी कोई मामला नहीं है, अल्लाह मियां सपोर्ट कर देते हैं ऐसे में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप देखिए, हम सब इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये फील करते हैं या फेस करते हैं कि इस मामले के ऊपर बात होनी चाहिए थी, नहीं हुई, या उस तरह से इसके ऊपर डिबेट हो नहीं पा रही है जैसे होनी चाहिए। कोई ना कोई मामला ऐसा ज़रूर बनता है। आप समझते हैं कि कुछ ऐसी स्पेस बनने लगी है, कुछ ऐसा माहौल बनने लगा है कि जब लोगों को गुस्सा ज़रूर आता है, लोग हार्श ज़रूर हो जाते हैं, बहुत अनबियरेबल वर्ड्स का जो है वो तबादला भी हो जाता है, बावजूद इसके कम से कम बात हो रही है, ये माहौल बन रहा है, ऐसा फील करते हैं आप? एग्जैक्टली, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी तल हैं, हम पूरी ज़िंदगी अपनी ज़रूरतों के पीछे भागते रहते हैं और हमें अपने लिए टाइम ही नहीं बचता है, और उसमें फिर जब ये इस तरह इस निज़ाम के अंदर जो फिर नफ्सियात पैदा होती हैं, फिर हम एक पॉइंट ऐसा आता है कि इंसान उसमें थक भी जाता है, फिर गुस्से में भी आ जाता है। लेकिन अब जो हालात, गुस्सा ना करें मुझे, इसके लिए मुझे बताएंगे आप अगले 15 साल 10 साल आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि देखिए, जितने ख्वाब होते हैं मेहनत उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आपने क्या सोचा, आपने क्या ख्वाब देख रखा है अगले 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए? अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। हमारा जो यहाँ के नौजवानों का एक तो रवायती ख्वाब भी होता है, जो आज़ादी के हवाले से होता है, अपने खित्ते के लोगों की जो महरूमियाँ हैं, जो कौमी इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से। तो हमारा मकसद यही है कि इस जो इंसानियत है, इस पूरे कुर्रे अर्ज़ के अंदर, उसको हम जो है तो एक जो है जन्नत का गहवारा बनाना चाहते हैं, और जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं जो इस निज़ाम ने तबाह की हुई, इस सरमायादारी की वजह से जो उनकी ज़िंदगियाँ इतनी तल्ख बनी हुई हैं, जहाँ पे हर चीज़ जो है तो बिकती है, जहाँ पे इलाज, सेहत, तालीम बिकती है, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को उनकी वो बुनियादी ज़रूरतें मिलें ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ जी सकें। और जो एक ये हमारा इस टाइम में गैर इंसानी माशरा है, तो इसको हम एक जो है तो हकीकी मानों में जो है इंसानी सबके लिए, खुराक सबके लिए, जिंदगी सबके लिए, सिक्योरिटी सबके लिए, इस सब के साथ साथ मुझे ये बताइए, जी जी प्लीज, अगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं, फर्स्टली देखें हमारे मुल्क के अंदर जब हम पोलियो वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि पोलियो से इतने जो हमारे जो बच्चे मरीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत से जो हमारे जो है तो 50% बच्चों की नशोनुमा नहीं होती। ये इश्यूज हमें डिस्कस करने होंगे और ये हमें बताना होगा लोगों के हमारे मुल्क के अंदर। और जो खुसूसन जो सेहत का डिपार्टमेंट है, अनइवन एंड कंबाइंड डेवलपमेंट की वजह से जो कंट्राडिक्शन चूँकि मैंने ऑब्जर्व किया है, जो सेहत के डिपार्टमेंट के अंदर है वो हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर इतनी नहीं मिलती जितनी सेहत के अंदर है। और ये इंसानों का जो ऐसा ही है, सेहत है वो बुनियादी हक है। सेहत भी बुनियादी हक है, तालीम भी बुनियादी हक है, और इन्हीं दो महकमों में हम देखते हैं कि तरजीहात का हमें फुकदान नजर आता है। लेकिन मुझे मैं कमिंग बैक टू पोलियो एंड कमिंग बैक टू द एरिया यू बिलोंग टू, पूंछ बिल्कुल बॉर्डर पर है ये। यस सर, ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। एग्जैक्टली सर। तो मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूँ कि जब हम सवाल आपसे करते हैं कि आप दुश्वार गुजार रास्तों से कहीं जाते हैं,
तो ज़ाहिर है एक ख़तरा तो होता है, क्योंकि हमें तो ख़बरें ही वहाँ से ऐसी मौसूल होती हैं। जिस तरह भारतीय सफाकियत है, जिस तरह हम मोदी सरकार को देखते आए हैं कि जो वो कश्मीर में मकबूजा वादी में करते आए हैं, ज़रा आप बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आपका घर वहाँ पर है, आप वहीं पर आप पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जैक्टली सर, और हमारे जो नियर टू लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमारा भी जो एरियल डिस्टेंस है वो अबाउट 5 किलोमीटर है। तो वो जो हसास एरियाज हैं वहाँ पे जो हम ये समझते हैं कि लोग एक दौरे और त्रेरे जो है जबर का शिकार हैं। वहाँ की जो वर्किंग वूमेन है या वो जो वर्किंग क्लास है, वो घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो जाता है, चूँकि आए रोज़ वहाँ पे फायरिंग और फिर पोस्टें इतनी नज़दीक होती हैं कि लोगों की जो जिंदगी है वो हर टाइम जो है। तो आप इसी इलाके में, आपने कहा ना ये 5 किलोमीटर आपका ज़ाहिर है वो डिस्टेंस बनता है, आपका काम करना उन दिनों मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको निकलना था, उसी एरिया में जाना था, लेकिन आपने कहा कि नहीं अभी नहीं जा सकते? एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, 1-2 टाइम्स हुआ है कि इंतहाई जो पुरतशद्दद जो हालात थे, तो उनमें जो रेगुलर फायरिंग उनमें हमारा निकलना मुश्किल था। और फिर बॉर्डर लाइन के अंदर वो हमारे फिर वो बहुत सारे जख्मी हैं, उनके जख्मी हो जाते हैं लोग, उनके लिए फिर वो जो है वहाँ के पूरे एरिया के अंदर कोई सेहत की फैसिलिटी नहीं है कि वो लोग जो है तो वो अपना इलाज करा सकें, या फर्स्ट एड की, इवन जो फर्स्ट एड की जो उनको सहूलत है वो भी मैसर नहीं है। तो ये काफ़ी इस निज़ाम के अंदर बहुत दुश्वारियाँ हैं, जिसमें जो नफरत है, ये जो खेल है, जो गोले और बारूद का खेल है, तो इसने इंसानियत को हम ये समझते हैं कि तबाह किया हुआ है। अच्छा, देखिए इसका जो एक बेहतरीन सोल्यूशन समझा जाता है वो है किताबें। इल्म जितना, मालूमात जितनी, किताब से प्यार, किताब से दोस्ती जितनी, ये कहा जाता है कि ये इसका सोल्यूशन है। इंसानी ज़िंदगी की वक़्त को जांचने के लिए मेरे ख़्याल से इतना ही काफ़ी है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, और क्या आप किताबें पढ़ते हैं? कितना आपको इसके लिए मौका मिल पाता है, और कितनी बार आप सोचते हैं कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ सकता था, टाइम नहीं मिल रहा, बच नहीं रहा मेरे पास? एग्जैक्टली हम ये समझते हैं कि चूंकि जो इल्म है, फिर उसके बाद जिद्दोजहद है, और उसके बाद एक फतह का रास्ता हमारे सामने होता है। लेकिन सबसे पहले बुनियादी तौर पे ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो एक मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के अंदर अभी 2 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, और जो 73% जो हैं तो यहाँ पे गैर निसाबी बुक्स कभी पढ़ी नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले लोगों को ये बुनियादी मसाइल जो उनकी रोजी रोटी है, उनका रोजगार का मसला है, जो उनकी सेहत का मसला है, तालीम का मसला, ये हल करेंगे। अगर ये हल नहीं करेंगे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी नस्ल होगी वो तालीम याफ्ता भी होगी, वो एक अच्छा शहरी बुनियादों पर करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। और क्या कहना चाहिए? थैंक यू। और हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम के अंदर अब वो पॉसिबिलिटी या उसमें रिफॉर्म्स की कोई जो है गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक बड़ी समाजी तब्दीली की ज़रूरत है, ताकि जो है तो हम अपने आने वाली नस्लों को सिक्योर कर सकें। मुझे मम्मी को सलाम कहिएगा हमारा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे कभी कराची आना हो तो फिर हम आपको स्टूडियो में भी इनवाइट करेंगे। यस, बहुत ज़रूरी है। ये वाकई बहुत एनर्जेटिक एंड शार्प, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। और ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क, स्पेशली उस इलाके में जहाँ पर काम करना ज़्यादा मुश्किल है। चलिए जी, एक और ख़बर है हमारे पास रुह मुल्तान से। हुकूमती अदम तवज्जोही, सरकारी महकमों का पहलवानों को भर्ती ना करने की वजह से अखाड़े वहाँ पर हो रहे हैं वीरान, और इसके बायस फ़न पहलवानी से नौजवान नस्ल दूर होती जा रही है। जो पहले अखाड़े थे 40, अब वहाँ पर रह गए हैं जनाब सिर्फ और सिर्फ 11। इसी पर हमें कैसे इनकरेज करेंगे? सबके बाद में सब कुछ डिस्करेज हो रहा है। मोहसिन अली ने रिपोर्ट तैयार की, अब आपको दिखाते हैं, फिर मजीद इस पर बात भी करेंगे। कामा पहलवान हो या भोला पहलवान, इन जैसे कई नामवर पहलवानों ने कुश्ती में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पंजाब का सकाफती खेल कुश्ती इन दिनों हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से ज़वाल का शिकार होता जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजूहात है, आइए पहलवानों से जानते हैं। मुल्तान में एक वक़्त था कि 40-50 खड़े थे, वक़्त के साथ साथ सब दम तोड़ते गए। गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं इन खाड़े के ऊपर। बच्चे यहाँ पे आते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने ही बलबूते पे सब कुछ करके चले जाते हैं, और गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही इनकी तरफ। कहाँ 40 से 45 खाड़े थे, और जिसमें सारे नाम और बड़े बड़े पहलवान थे। अब गिनती के कुछ 10-12 कमोबेश खाड़े रह गए हैं, जिसमें लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते। हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए हमारी कोई सरपरस्ती नहीं कर रही। जो भी पहलवान है खुद पहलवानी करता है, खुराक के लिए कोई सपोर्ट भी नहीं की जा रही। पहलवान जो कि बहुत महंगी पहलवानी है, पहलवान को बिल्कुल खुराक नहीं जा रही। पहलवान कुश्तियाँ मुकाबले वगैरह लड़ते हैं,
उनकी कोई ताउन नहीं किया जा रहा है, ट्रॉफी वगैरह दे देते हैं। हुकूमत कोई ताउन कर रही है, हमारे जो उनसे सीनियर है उनके साथ भी कोई वो ताउन किया जा रहा है जो हुकूमत करती है, या कोई उन्हें स्पॉन्सरशिप या कोई कुछ भी करते हैं वो कोई नहीं कर रहे। और बाकी दूसरे खेलों को बहुत सपोर्ट करते हैं और फंड वगैरह करते हैं। मुल्तान में 40 में से सिर्फ 11 कुश्ती के अखाड़े बाकी रह गए हैं, जो कि इस खेल के मुस्तकबिल के लिए भी सवाल निशान है। कैमरामैन दिलान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। सरपरस्त पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन कमर अब्बास भोला पहलवान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी, कैसे हैं आप? प्लीज़ पहले हमें थोड़ा सा ये समझाएं, ये थोड़ा सा ना अभी इस वक्त ये समझने की भी ज़रूरत है कोटा क्यों कर ज़रूरी है एक पहलवान के लिए। सरकारी महकमों में भर्तियां हुआ करती थी, ये कितना इम्पोर्टेंट था और अब क्यों नहीं हो रही? सर, इन दोनों बातों का ज़रा जवाब तो दीजिए। देखें जी, पहले तो हमारे आज से 2 साल कबल मैंने पाकिस्तान आर्मी में तकरीबन साउथ पंजाब से 150 लड़कों को भर्ती करवाया है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। तो अब जो फेडरेशन आई हुई है, मैं एक्स सरपरस्त आला हूँ, तो अब जो नई फेडरेशन आई है उसका किरदार होना चाहिए। क्या वो पहलवानों के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं? वो भी कुछ नहीं कर रहे। और जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने तो एक तो इस इदारे की तरफ देखा ही नहीं है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ, जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ देखा ही नहीं है। ना कोई फंडिंग है, ना खाड़े क्या, किसी भी स्पोर्ट्स में कोई तवज्जो नहीं है। खाड़े बिल्कुल बंद हो रहे हैं, बिल्कुल बंद हो रहे हैं। ज़ाहिर है 40 से अब वो 11 रह गए हैं। थोड़ा सा मुझे प्लीज़ ये बताएंगे सर कि एक पहलवान की तैयारी, अगर मैं यूं कहूं कि ज़ाहिर है उस पर टाइम तो लगना है, बस पे मेहनत भी है, उस पर पैसा भी लगना है, खुराक पे स्पेशली, तो थोड़ा बता सकते हैं कि सालाना कितना खर्चा आता है एक पहलवान पर, उसकी डाइट पर, उसकी ट्रेनिंग पर? अगर कम से कम एक पहलवान अगर सही जिसे पहलवान मुल्क के लिए नाम रोशन करने के लिए उसे तैयारी कराई जाए तो 60,000 रुपया पूरे एक महीने का खर्चा। एक महीने का खर्चा है 60,000 रुपए? 60, ठीक सर, कम से कम महंगाई के दौर में अब कम से। ओके सर, लेकिन मुझे ये बताइएगा, जब हम देखते हैं कि 40 अखाड़े थे पहले, अब रह गए हैं 11, ज़ाहिर है दैट क्लियरली शोज कि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है इस पर, बट स्टिल कोई ऐसा महकमा है जहां से आपको सपोर्ट मिलती है? फेडरेशन इस सिलसिले में कर क्या सकती है, ये भी बताएं, है ना? फेडरेशन जो देखें ना, एक बंदा, मैं तो सबसे पहले हुकूमत वक्त को ये रिक्वेस्ट करूंगा, फेडरेशन उन लोगों को ले आए जो फन पहलवानी से जिसका तल्लुक हो। ठीक, आप देखें जिसे पहलवानी का तल्लुक ना हो, किसी और बंदे को बिठा देंगे, उसे क्या पता पहलवानों को क्या मसाइल हैं। जो पहलवानों को बिठाएंगे तो उन्हें पहलवानों को मसाइल का पता है, तो नए लोगों को पता ही नहीं है। वो तो अपने एक आज़ादारी बना के बैठे हैं, उस चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में आज से 3 साल पहले शेर लाहौर दंगल भी हुआ है, शेर मुल्तान हुआ है, शेर बहावलपुर, शेर लोधरा, इस किस्म के प्रोग्राम होते थे, गवर्नमेंट तवज्जो करती थी। ये तो अभी हुए स्पोर्ट्समैन है, ये इवेंट्स तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, तो फिर कहाँ कबाहत है, कहाँ मसाइल है? मसाइल तो ये है, मसाइल उस वक्त जब एक इदारा जब तवज्जो नहीं करेगा किसी भी खेल में। अच्छा, जैसे अब रेसलिंग पीछे जा रही है, हॉकी पीछे है, फुटबॉल पीछे है, वेट लिफ्टिंग में वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, क्रिकेट के अलावा सारा कुछ पीछे है, तवज्जो नहीं है, पीछे लगती है जी। लेकिन नहीं, देखिए अगर बात में वजन उड़ा तो उसको मनवाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर तो फेडरेशन के लिए आप ये साबित करें कि ये रेलेवेंट लोग नहीं है और ये वो मकामात हैं कि जहां पर इन्होंने वर्किंग नहीं की, क्या इससे बात बनेगी? या फिर असल मसला ये है कि कोटा जो है ना वो नहीं प्रॉपर्ली मिल पा रहा या वो बंद किया जा रहा है? ये दोनों मसाइल है या इनमें से कोई एक है? ये प्लीज क्लियर करें जरा। अच्छा, इस बात को अब तो फिलवक्त ये होता है, जो बंदे नुमाइंदे होते हैं ना, वो अपना हक लेते हैं। पाकिस्तान में हक लेने से मिलता है, घर बैठने से नहीं मिलता। पाकिस्तान है हमारा मुल्क, ये अभी तक मिल रहा था, नई फेडरेशन के आने से पहले तक सब कुछ स्मूथ था, होता था। और हमारे 2011 में मुजफ्फरगढ़ में एक हमारा नौजवान है जो पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक है, उसका नाम अजहर पहलवान है, उसने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया है। ठीक है, अब तो हालात बिल्कुल जो दिन आ रहे पीछे जा रहे हैं। नहीं, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा सर। आपने भी खुद कहा हक लेने से मिलता है, आपने खुद कहा फिर अपने लिए फाइट करनी पड़ती है। यही पहले करते आए हैं और यही अभी भी करना होगा, ऐसे ही लग रहा है। तो फिर मसला क्या है? बिल्कुल, देख पता क्या है, इस वक्त ना ही हुकूमत की तवज्जो है जो मैं देख रहा हूँ,
ना ही हुकूमत की सर कभी तवज्जो रही है वैसे माजी में जो लोग फेडरेशन में होते थे वो तो कुछ तवज्जो दिलवाते थे आपकी वसातत से और उनके मिलने से। फॉर एग्जाम्पल सर माजी की जो फेडरेशन थी उन्होंने क्या किया जो आज की फेडरेशन नहीं कर रही? हाँ, माजी में जो फेडरेशन थी जैसे कि हमें पाकिस्तान के बाद जो आई है, हमारे पास रेसलिंग के जितने मेडल हैं किसी और गेम में नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पहलवानों के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके लिए क्या किया? ये प्लीज बताएं मुझे, स्पेशली कोटा सिस्टम, उसमें फेडरेशन ने क्या रोल अदा किया? जो देसी कुश्ती है ना, देसी कुश्ती में तो मैं ये चाह रहा हूँ फेडरेशन भी उसमें नाकाम हो चुकी है, जो उसमें तो हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है। ये सादे लोग होते हैं, हमारा ये जो खेल है ये एक मिट्टी पे खेला जाता है। ये बड़े सगीर पाक व हिंद में जब ये मुल्क जब इकट्ठे थे तो जब क्या मैं पाकिस्तान के बाद आप 40 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास रिकॉर्ड है 70 अखाड़े थे मुल्तान में, शुजाबाद उस वक्त हमारे साथ, अब भी है। अब तो 40 रह गए, 40 के 10 रह गए हैं, मुझे 10 से भी अब कम नजर आते हैं। नहीं, लेकिन मुझे फिर बताइएगा सर, अगर हम कहें कि फेडरेशन ने सही काम करना है, स्पोर्ट्स बोर्ड ने सही काम करना है, हुकूमत ने सही काम करना है, वो किस समत में करना है? वो सिर्फ इसी समत में करना है कि जो महकमे हैं, जो सरकारी महकमे, वहां पर कोटा सिस्टम हो और इनको बाकायदा जॉब्स मिले ताकि ये प्रमोट हो? हाँ बिल्कुल, देखिए जी, आर्मी में, वापडा में, रेलवे में पहले कोटा था, अब तकरीबन 4 साल से वो कोटा बंद हो गया है। किसी किस्म का कोई बच्चा उधर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो आप रेज कर रहे हैं कि 4 साल पहले तक मामलात सही थे, 4 साल में ये कोटा सिस्टम बंद हुआ है, बंद हो गया। कोई बच्चा, इसका जो बर्डन है जॉब नहीं मिलेगी, वो सीधे सीधा अखाड़े पर आया है और पहलवान पर खुद आया है, क्योंकि नौकरी उसके पास नहीं है, इवेंट्स कम से कम होते हैं और उसका खर्चा ज्यादा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में एथलीट्स का होना, उनकी अहमियत का समझा जाना कि भाई उनकी इम्पोर्टेंस है, ये सफ़ीर होते हैं हमारे, ये इस तरफ भी एक इशारा है कि हमारे यहाँ इस बात को माना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा कि ये अहमियत है इनकी, ये हमारे सफ़ीर है, ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारी नुमाइंदगी करते हैं, इनको हमारी सोसाइटी का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसकी कमी दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल कमी है। जैसे मैं 2012 को मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इंडिया में गया, उधर से एक मेरे लड़के ने मेडल लिया, तो उस वक्त बड़ा एक माहौल बना पूरे पाकिस्तान में। तो अब इंडिया के साथ आपको पता है हमारे हालात कैसे हैं। मैं ये चाहता हूँ हमारे ये लोग हैं आपस में अच्छे मुकाबले इंडिया और पाकिस्तान के हों, ऐसे मुकाबले हों, बांग्लादेश के साथ हो, स्पेशली इस रीजन में ज़्यादा इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम जो महकमे है वहाँ पर जिस तरह माजी में भर्तियाँ होती आई हैं कोटा सिस्टम के तहत, वो होनी चाहिए। आपका मुतालबा था सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और जो मसाइल थे वो आज हमने उजागर करने की कोशिश की है। ब्रेक का वक्त हो गया, फिर से दोबारा हाजिर होंगे, फिर से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेकर चलते हैं आपको इस्लामाबाद के रेड जोन। घबराने की बात नहीं है, मैंने वैसे रेड जोन कह दिया है। वहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी है जनाब, और नेशनल लाइब्रेरी इसे अब पाकिस्तान के अवाम के लिए दोबारा से खोल दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड-19 की वजह से इट वाज क्लोज्ड। और अब यहाँ इल्म की प्यास बुझाने वाले बड़ी तेज़ी से, बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। बड़ा दिलचस्प, बड़ा पॉजिटिव पहलू ये है कि पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, काम करने वाले, फैसिलिटेट करने वाले कम, और इस सब के बावजूद ऐसा महसूस नहीं होता। यानी जो पढ़ने आता है बड़ी तसल्ली से बैठकर पढ़ाई करता है। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना के खूनी वार थमे तो कई माह से बंद नेशनल लाइब्रेरी खुली, पढ़ने वालों का तांता बन गया। 1,68,000 मुरब्बा फुट का वसी रकबा, पढ़ने का शौक और ज़ौक रखने वालों की इल्मी प्यास बुझाने के लिए वाफिर ज़खीरा और सहूलियात मौजूद। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 50 साल के जो अखबारात हैं, रसायल हैं, जराइद हैं, मैगजीन्स हैं और किताबें हैं वो मौजूद हैं। ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, माइक्रोफिश, माइक्रोफिल्म और सीडीज डीवीडीज पर भी एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है। इल्मी खजाने से इस्तेफादा करने के लिए रोजाना 1,000 से ज्यादा अफराद जहां आते हैं।
नेशनल लाइब्रेरी का जो माहौल है बहुत ही पीसफुल, साइलेंट। यहाँ पे CSS PMS जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारियाँ कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में सहूलियात की तो कमी नहीं, अलबत्ता अमला कम होता जा रहा है। जहाँ कभी 200 से ज्यादा मुलाजमीन काम करते थे, खसूसन कोरोना गर्दी के बाद सिर्फ 60 रह गए हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। एक और खबर, पाकिस्तान में सब्ज इनकलाब लाने का एक मिशन है, माहौल दोस्त मिशन। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि मुल्क में 15 नेशनल पार्क्स पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान में 2 बड़े नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह करेंगे और आवेद अली इसी पर रिपोर्ट करेंगे। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम पाकिस्तान का माहौल को बचाने के लिए सब्ज इनकलाब प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में 15 नेशनल पार्क्स बनाने के मंसूबे पर काम शुरू। गिलगित बल्तिस्तान में हुंदरब और नांगा पर्वत में बड़े नेशनल पार्क्स मंसूबे का हिस्सा हैं। बलोचिस्तान के करीब समुद्री जजीरे अस्तोला में भी नेशनल पार्क को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है कि इतने कम अरसे में हमने इतना ज़्यादा नेशनल पार्क्स का नंबर बढ़ाया है। अभी 2 मजीद नेशनल पार्क्स प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह GB जाके अनाउंस करने वाले हैं, वो बहुत बड़े नेशनल पार्क्स होंगे। नए पार्क्स के साथ इस प्रोग्राम में मारगला नेशनल पार्क के साथ पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के कुछ पुराने पार्क्स की तज़ीनो आराइश भी दोबारा की जाएगी। एक हम आजकल काम कर रहे हैं डेट फॉर नेचर स्वैप के ऊपर। वो ये है कि जी अगर आप अपने जो हमारे मुल्कों का जिनका कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान पे, वो अगर हम उनको बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और नेशनल पार्क्स के अंदर परफॉर्मेंस दिखाएं तो वो हमें वो कर्जा उसी तरह कम करेंगे। WWF, FOA और IUCN जैसे आलमी इदारे इन पार्क्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। सियासी मैदान से खबर देते हैं। मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान ने पार्टी वार्निंग्स को हवा में उड़ा दिया। बार बार की तंबीह के बावजूद वजीर आला पंजाब से मुलाकातें नहीं छोड़ी। 4 अरकान पंजाब असम्बली हैं और आज फिर इनकी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है। इसी पर बात करेंगे। दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल, सीनियर क़यादत तो एक कह चुकी कि अगर ये मुलाकातें ना छोड़ी गई, अगर ये बगावत ना छोड़ी गई तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में टिकट्स नहीं मिलेंगे। धड़ाधड़ पंछी जो है ना वो डाल से कूच कर रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल किरण और शोएब, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि नून लीग के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात जिन्होंने की है उनमें चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान न्याजी और मियां जलील अहमद शरफूरी शामिल हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों और इलाके के मसाइल से तो आगाह किया, साथ ही साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी इन अरकान असम्बली जिन्होंने उनसे मुलाकात की है उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी हल की यकीन दहानी भी करवाई है। इससे पहले भी जलील अहमद शरफूरी जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, तनकीद भी कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ की तकरीर को। तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो ने ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अरकान असम्बली की जो जायज मसाइल है वो हम फौरी हल करेंगे और अरकान पंजाब असम्बली मेरे 2 दस्तों बाजू हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम देंगे। जी बहुत शुक्रिया दानियाल, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में हमें अपडेट किया। एक खबर ये भी है जनाब भारत से, जहां भारतीय रियासत तमिलनाडु के एक देहात में कोरोना लॉकडाउन के दौरान खंबे के पास ये हुआ, स्विच बोर्ड पर ये हुआ कि एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और फिर उसके बाद में उसने इसमें अंडे भी दे दिए। अब अगर बिजली जलाई जाती तो इससे चिड़िया के जो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे इनको रोशनी मुतासर कर सकती थी, खुदा न खास्ता करंट लग सकता था। तो फिर स्टूडेंट्स ने इस सारे के सारे मामले को देखा और सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला दी, घर घर गए, लोगों को इसके लिए तैयार किया। इस तरह एक चिड़िया और उसका पूरा घोंसला बच गया। ये एक छोटा सा कदम मुहिम इख्तियार कर गया। आखिरकार देहात में मौजूद 100 घराने इस सब पर राजी हो गए कि हम इन छोटे छोटे से बच्चों को इस चिड़िया के घोंसलों को बचाएंगे। फिर इसके बाद मुसलसल 35 दिनों तक गांव की जो स्ट्रीट लाइट्स थी ना उनको बंद रखा गया और जो इलाके के लोग थे उन्होंने सड़क पर सफ़र करने के लिए जब डे लाइट नहीं थी तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, उसकी लाइट की मदद ली, लेकिन इस घोंसले को हटाया नहीं, इस चिड़िया और इसके बच्चों को सताया नहीं। ये लॉकडाउन के दिनों में हुआ था। तो एक छोटा सा इक़दाम, छोटी सी नेकी कितना असर रखती है, हमने उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी। एक और एग्जांपल हमारे पास है कि छोटा सा एक बच्चा है लेकिन काम करता है वो बड़े बड़े, सोच उसकी बड़ी ज़बरदस्त है। मिशन है उसका क्या? बहुत बड़ा। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, इस मिशन का आगाज़ उन्होंने किया है। राशन से कोई महरूम ना रहे,
गुर्बत का खात्मा हो। और ये नन्हा सा हीरो जब ये मैदान में निकला है तो हमने देखा कि सब इसको सराह भी रहे हैं। अब इनका ये नेक इरादा ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका ये जो सफ़र है इसमें अब काफ़िला बनता चला जा रहा है। तो हम ज़रा इस काफ़िले की बात भी करेंगे, इंस्पिरेशन की बात भी करेंगे। क्या चीज़ उसे मोटिवेट करती है, वो क्या वाक़या था जिसने उसे फोर्स किया टू टेक दिस स्टेप। तो आज हमने सोचा कि उसी से मुतालिक हम बात करें। मैं बात कर रहा हूँ हसन अदील की। हसन अदील और उनकी वालिदा सुमैया रईस आज हमें ज्वाइन करें। आप दोनों को गुड मॉर्निंग कहेंगे। कैसे हैं आप दोनों? ग्रेट। हसन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे प्लीज़ बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि जिसने तुम्हें इतना फोर्स किया कि नहीं मुझे ये करना है। ये ड्राइव फोर्स होती है ना एक, अच्छा नहीं अब मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है कि कोई भूखा ना सोए। देखिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और जब आप जानते हैं कि जब 23 मार्च थी और लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, अनाउंसमेंट हुई और मेरा जो यानी घर है वो एक बारौनक जगह पे है माशाल्लाह, तो वहाँ पे सारी दुकानें बंद होना शुरू हो गई, जो बच्चे रिक्शे वाले वो सब थे। मेरी एज पर मेरी फीलिंग, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने घर पे जो है मामा जो है दाल अच्छी बनाती है, मैंने बोला आप दाल बना दें, हमने बांटने जानी है। लकी मदर ना, अभी तारीफ भी हो गई खाने की दाल की। और बच्चा कह रहा है दाल अच्छी बनाती है। फिर क्या मैंने जब अपने बाबा को कॉल की, मैंने बोला ऑफिस से वापसी में आप 100 रोटियाँ ले आइएगा। तो उन्होंने बोला 100 रोटियाँ क्या हो गया? तो मेरे बेटे को कितनी भूख लग रही है आज। तो मैंने बोला कि हम बांटने जाना है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलते हैं। हम लोग गए बांटने, मैंने बांटा, मैंने ऐसी चीज़ें देखी जिनसे मैं मुतासर हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मैं आपको बताता हूँ ना। मैंने 2 ऐसी चीज़ें देखी। एक जो अंकल थे, उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा एक और दाल दे दो, घर ले जानी है। अच्छा। उस बात से मुझे ये एहसास होया कि भूख इंसान को कितना मजबूर कर देती है कुछ भी करने के लिए। फिर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दे दो, मैंने खुद तो खाया। बोला कि एक और दाल दे दे, मैंने घर भी ले ली। that shows कि घर में भूखे थे। यस। फिर जब हम लोग आगे गए तो मैंने एक और अंकल को ही दाल दी और रोटी दी, तो वो रोटी जो थी वो आखिरी थी और वो ठंडी रह गई थी। उनके बराबर वाला जो नलका था उन्होंने वो खोला, उसे गीला किया और खा गए। ओके। दैट टच्ड माय हार्ट और मैं रात में सो गई। अब मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि सुबह कुछ ना कुछ करना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ सुबह रोज 100 रोटीज भी मंगवाई नहीं जा सकती बाबा से, है ना? That's the point। मैंने सुबह उठा, मैंने फिर ये नहीं यही बोला कि आज फिर आप कुछ बना। मम्मा तो बना देंगी, बाबा को डेली कन्विंस नहीं कर सकते। उन्होंने वो तो कर देंगे। उन्होंने मुझे बोला कि हसन देखो आप घर के भी खाने बनाने होते हैं, ग्रोसरीज भी लानी होती है और बाकी सारे काम भी होते हैं, तो इट्स अ लिटिल हार्ड। तो अब हम लोग कुछ और प्लानिंग करते हैं। अब मैं उदास यूँ बैठा हुआ, अब क्या होगा। अचानक से पीछे से मेरी मेड आती है, उन्होंने मुझे यूं किया, कहती हैं हसन ये आप 500 की नोट लीजिए और ये काम शुरू कीजिए। मेड ने आपको सपोर्ट किया? जी मेरी डोमेस्टिक ने बोला है मुझे, मेरी डोमेस्टिक ने मुझे बोला। दैट्स द पॉइंट ना, इसीलिए मुझे मेरे हार्ट को टच किया। और जब मैंने उन्हें बोला, मैंने बोला आप तो, मैं बोलने वाला था कि आपको भी तो ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला मुझे पता है, मुझे भी ज़रूरत है, मगर मुझसे ज़्यादा औरों को ज़रूरत है, काम शुरू करो। ब्रिलियंट। दैट वाज माय टर्निंग। और फिर उसके बाद में आपने कैसे, फिर आपने सोचा कि नहीं डोनेशंस चाहिए, थोड़े फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर क्या हुआ? उस दिन भी मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉकडाउन से पहले भी मुझे एनजीओ का मतलब भी नहीं पता था। बट फिर मैंने रिसर्च की रात में, जब मेरे बाबा आए, मैंने उनसे बातें की कि अब क्या करें, मुझे वापस बांटना। तो उन्होंने बोला कि द बेस्ट थिंग इज कि आप एक एनजीओ ओपन करो। एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप डोनेशन इकट्ठी करते हो, हम लोग आपको मदद करते हैं और आप फिर लोगों की मदद करते हैं। तो आप एक ब्रिज बन जाते हैं। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा रोकूंगी प्लीज, मैं थोड़ा सा रोकूंगी, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है। ये मुझे बताएं, आपको भी तो हेल्प करते हुए देखा होगा इन्होंने थोड़ा सा, तो शायद इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इसको हम 1, 2, 3, 10, 20 वाकयात समझें। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है ना, केयर एंड शेयर। ये आपने सिखाया है, अपब्रिंगिंग में सिखाया है आपने। बच्चों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो उसकी अपनी बुनियादी भी होती हैं। अच्छा, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी। He is the elder one? नहीं, मिडिल वन। Okay. और ओनली वन बॉय। Okay. मतलब बाकी 2 और बेटियाँ। अच्छा। तो कुछ घर के अंदर ज़ाहिर मैंने अपने वालिदैन से सीखा, फिर मेरे अब्बू और इनके वालिद दोनों की नेचर बहुत ही फ्रेंडली नेचर। तो कुछ चीज़ें मैंने
खुद ऐसी की जो इसने पिक की। ओके। उसमें जो मेनली हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ये, सबसे पहली बात, हमारे घर में जो हमारा स्टाफ होता है ना, मैं जो खाना बना रही हूँ वही खाना हम उनको भी खिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात सबसे पहली बात, जो आपको हेल्प करने के लिए आए। बिल्कुल, अपनी सारी चीजें, हमारा ड्राइवर हो, चाहे वो हमारी मेड हो, वो फैमिली है और वो वही चीज़ खाएंगे जो हम खाएंगे। सेकेंडली जो मैंने नोटिस किया कि इसने क्या पिक किया, और उसको बताती भी मैं रहती थी, जब ईद के मौके पे हम ईदी बना रहे होते हैं ना, तो चांद रात को जब ईदी भर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो सेम एनवलप के अंदर कोई चेंज नहीं और सेम अमाउंट वेरी नाइस मेड्स और ड्राइवर्स के लिए भरते हैं, ताकि इनको ये एहसास हो कि वो हमसे अलग नहीं है। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना कि हमारे यहाँ ना उमूमन ख़वातीन ये चीज़ जहन में भी नहीं लाती कि अगर मैं ये कहूँगी जल्दी जल्दी से ज़्यादा काम करा लूँगी, मेरा बच्चा दिखेगा, और फिर उसको इस बात की कदर ही नहीं होगी कि ये कोई मेहनत कर रहा है और पूरे दिल से मेरा काम कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है। आपने ये चीज़ उनको सिखाई। ये तो होता है ना कि माँ से लोग पूछते हैं, वालिद से लोग पूछते हैं कि आप अपने बेटे को कहाँ देखना चाहती हैं, ये तो उसने बता दिया। आगे करना क्या है? चीज़ जो मैंने इनको सिखाई, वो कोई भी काम हो, चाहे कुछ कह रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, अल्लाह का नाम ज़रूर डालो। माशाल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हर उससे तुम्हारे काम में और बेहतरी आएगी, बरकत आ जाती है। ये लेकिन मुझे एक स्टैम्प लग जाएगा कि अब ये अल्लाह के साथ ये काम, तो अल्लाह से डील कर ली है ना हमने, फिर अल्लाह ही उस मामले को लेकर आगे चलता है। शरीर है ये, बहुत शरारतें करते हैं, वो लगता है वैसे सोएंगे के अलावा जो घर में एक जिंदगी थी, यहाँ हंसमुख लगते हैं। मुझे नहीं लगता गुस्सा आता होगा, आता है थोड़ा बहुत आता है, बहनों पे चलता है, इतना अच्छा काम करे चलता है। लेकिन मुझे बताएं, यू बीइंग अ मदर, जब हमने इन हालात में देखा कि मदर सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं कि कोविड-19 है, बच्चे को बाहर नहीं भेजना या ख़ुद भी बाहर उस तरह नहीं जाना, एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, बाहर से कोई अंदर ना जाए, किस वायरस कॉन्ट्रैक्ट हम ना कर लें। आपने उस मुश्किल हालात में अपने बेटे से कहा कि फाइन गो आउट। इसका आंसर पहले मैं देना प्लीज जब ये स्टार्ट हुआ तो जब मैंने रिक्वेस्ट की तो सबसे पहली बात यही है कि कोरोना चल रहा है और आई एम एन एस्थमेटिक पेशेंट। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए ये तो मुश्किल होगा। मैंने बोला आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर। अगर इससे मेरी जान को भी अफेक्ट होता है ना तो इससे कोई और भूखा नहीं सोएगा, विच इज़ माई NGO's नेम, भूखे नहीं सोएंगे। और मेरा ये वादा है इंशाल्लाह कि मेरी और मेरी टीम की पूरी यही कोशिश होगी कि कोई भूख। अब मुझे टीम के बारे में तो बताएं, कौन कौन है? हमारी टीम में 25 मेंबर्स हैं और हम लोग सारे मिलके जाते हैं। सारे आपके दोस्त हैं या कैसे आपके इस काफिले में शरीक हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जब हमने ये स्टार्ट लिया तो मैं थी, मेरी बहनें थी और मेरे पेरेंट्स थे। हम लोग ही पैकिंग करते थे, राशन मंगाते थे, खुद ही पैकिंग करते थे, सारी चीज़ें। 3 मेंबर्स तो आप बहन भाई हो गए उस वक्त। टीम मेंबर्स बहन भाई थे। फिर जब हम लोग ग्रो करते गए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए, फिर हमने वॉलंटियर फॉर्म अपना रिलीज़ किया, फिर उसमें लोगों ने फिल किया, फिर हमारी एक अच्छी 25 मेंबर्स की टीम बन गई पूरी। और अब और भी लोग। ये सब ऑनलाइन चलते रहा, ये ऑनलाइन हुआ ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 25 मेंबर्स इसी एज ब्रैकेट के हैं जैसे आप और आपकी बहनें हैं? ओके, थोड़ा शेयर करें ना। हम कोई 25, कोई 30, मतलब 18 से 50 बड़े ही हैं। ओके, और अभी किस तरह से काम कर रहे हैं? और ज्यादातर किन किन सिटीज से उनका ताल्लुक है? अभी कराची मोस्ट ऑफ द लोग कराची से। आगे जाना है? हमारा प्लान है कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो करना चाहिए वैसे। यस, बट मुझे मैं पूछना था किरण इनसे कि डोनेशंस वाला भी मामला कैसे है? कोई डोनेट अगर करता है तो कैसे है? अकाउंट नंबर आपने दिया, मैं चाहूँगा अगर आप शेयर भी करें तो, कि इस तरह आपको डोनेट किया जाए और फिर आपका भी ज़रा इनिशली तो यूर वर्किंग इन कराची, तो प्लीज़ वो भी शेयर करें। देखिए शोएब भाई, हम लोग जो है ना अभी करंटली डोनेशन हम लोग अपने ईजी पैसा नंबर्स पे ले रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि अकाउंट नंबर, तो हम उनको वो भी कभी कभार देते हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ईजी पैसा पे ही हमारा अमाउंट आए। और जो हमारे फेसबुक पेजेस हैं भूखे नहीं सोएंगे, इंस्टा के, और ये सारे पेज पे आप इनबॉक्स कर देंगे तो हम सारी डिटेल्स आपको दे देते हैं। और आप एक बात बताएं, वैसे तो यू आर डूइंग सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आप लोगों को। मुझे ये बताएं कि ये लोगों के लिए इतना अच्छा मिशन भी है, पढ़ना भी है। चलो भाई अभी तो स्कूल्स बंद थे, लेकिन वो इंस्टाग्राम वगैरह ये सोशल मीडिया, इसको भी आप खुद चेक कर रहे होते हैं, किसी का हेल्प लेते हैं? कितने घंटे सब में लगता है? एक्चुअली देखिए ना, आप मेरे टाइम आर देखें तो अभी स्कूल्स भी ओपन इंशाल्लाह होने वाले हैं, तो मेरे लिए हार्ड भी होगा मगर मैं इसको और आसान कर दूंगा अपने लिए। देखें, जब लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की भी रूटीन थी। यानी मैं जो हूँ 8 o'clock उठता था,
9 o'clock ऑनलाइन क्लास के लिए बैठता था। फिर जब ऑनलाइन क्लास 1 o'clock ख़त्म होती थी, फिर मैं अपनी एक्टिविटी डिसाइड करता था कि एक्टिविटी किस डे करनी है, आज ही करनी है या नेक्स्ट डे करनी है। बहुत प्लानिंग से सब कुछ हो रहा है, पूरी स्ट्रैटेजी। इट्स वेरी गुड दैट यू आर मेंटेनिंग दिस, कि शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। इस तरह से अगर कुछ घंटे अगर सोशल मीडिया पे इस तरह से गुजर रहे हैं तो कोई मजाक नहीं है। मैं आपको अपनी एक्टिविटीज भी बताना चाहूँगा। देखें, मैंने जब स्टार्ट लिया तो हम लोग का फोकस था कि हम लोग को भूख मिटानी थी, तो हम लोग ने बिरयानी के बॉक्सेस बांटे, राशन बांटे, मैंने खुद टॉफ़ीज़ बांटी। मेरी बर्थडे वाले दिन मैं चाह रहा था कि सारे ज़रूरतमंद लोगों के साथ मैं अपनी बर्थडे मनाऊं। आइसक्रीम्स दी मैंने उन्हें। फिर मैंने जो है ईद के पैकेट्स बनाए, जिसमें एक जो लड़कों का था उसमें एक कुर्ता, घड़ी, सैनिटाइज़र, मास्क, ताकि वो लोग SOPs भी फॉलो करें, समझे। उन्हें सिखाया, मेरी पूरी टीम ने सिखाया कि सैनिटाइज आपने इतने सेकंड करना है, इतनी देर करना है। हमने सैनिटाइजर्स दिए उन्हें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मतलब ये बड़ों को जहाँ पे समझाना पड़ रहा है, एक छोटा बच्चा सारे लोगों को बता रहा है। That's wonderful। देखिए देखिए, चाहे तो हर बंदा कर सकता है, मगर इसमें जो है ना, आपको शोएब भाई एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको डोनेशन 1 रुपया आई है, तो उस 1 रुपये में से आधा रुपया आपकी जेब में नहीं जाना चाहिए। वो रुपया बिल्कुल वो वहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो आप किसी ने ट्रस्ट करके दिया है और अल्लाह को आपने एक तरह से पार्टनर जब ट्रस्ट बिल्ड करना ही सबसे बड़ी बात यही होती है। जो हमें इतनी भी डोनेशंस मिली और हमने जितना भी काम किया, वो हमने आवाम का ट्रस्ट बिल्डअप किया। शुरू में हम लोग ऑनलाइन जाते थे, वेब स्ट्रीम्स करते थे, इतनी सारी स्ट्रीम यार्ड से जाते थे, लाइव जाते थे कि हमें डोनेट करें। अगर आपसे कहूँ हसन के अब ज़रा लाइव तो आप ऑलरेडी हैं, बट यू नो पूरा पाकिस्तान आपको इस वक्त सुन रहा है, बट मैं चलिए सिर्फ कराची की बात करता हूँ। कराची आपको सुन, दैट्स योर कैमरा। मैं चाहता हूँ आप जरा लोगों को एड्रेस करें, not like a politician but actually like a volunteer. Actually I was about to ask. नहीं रुक जा वहीं रुक जा, आप अपना सवाल वहीं रोके और भूलिएगा नहीं। एक्चुअली मैं बहुत सारे सवाल इनकी बातें सुनते सुनते मैं भूली हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है। मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके। मुझे ये बताइए कि वैसे तो जैसे जैसे हम लोगों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जिंदगी के तजुर्बात हासिल करते हैं, हमारी चॉइसेस बनती हैं। आपकी चॉइस आगे जाके क्या बनने वाली है? लोगों को हेल्प करना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लूंगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसके साथ में मिल जाएंगे, इलेक्शन लड़ लेंगे, क्या करने वाले? मैं किसी भी तरह, आप मुझे बिल्कुल सियासतदान कहीं से भी नहीं लगे। बच्चे वैसे भी गैर सियासी होते हैं, सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आप मुझे कहीं से भी आपको रुझान इस तरफ नहीं लगा। यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करता हूँ, मगर मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा यही प्लान है कि मैं अपनी NGO को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँ, और मेरा ये भी प्लान है कि खेलूँ और अपनी NGO को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर आप देखें ना, हर बंदा अपना ओन पार्ट देता है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं किसी की हेल्प करते होंगे, आपने भी किसी ना किसी की किसी भी तरह हेल्प की होगी। इट डजेंट मीन कि अगर आपने किसी को 10 रुपये दे दी तो वो हेल्प नहीं है। आपने 10 रुपये दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी NGO में मुझे जो 50 रुपये भी देते हैं ना, मैं उसमें भी चेक करता हूँ कि हम लोग इसमें कितना एडजस्ट कर सकते हैं। एक 50 रुपये में एक हम लोग अगर सेपरेट जगह पर जाएँ जहाँ पर हमें सेपरेट चीज़ें मिलती है, 50 रुपये में एक दाल आ सकती है, 50 रुपए में चीनी आ सकती है, 50 रुपए में और कितनी चीजें आ सकती है, 50 रुपए में रोटियां आ सकती है, आटा आ सकता है, चावल आ सकते हैं, बहुत चीजें आ सकती हैं। तो इस काम का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई 10 रुपए भी दे रहा है तो 10 रुपए में भी देखो कि चिप्स आ रहे हैं, तो चिप्स एक बच्चे के लिए ले लो और उसे दे दो। ऐसे और वो 10-10 रुपए करते करते सैकड़ों और हजारों में मामला पहुंच जाता है। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है हसन का? फंसा दिया आपने, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं इस तरह, बट इमरान खान इज अ गुड लीडर। ओके ग्रेट। अब मुझे मेरा वो बात कि मैं चाह रहा हूँ कि इफ यू कैन एड्रेस कराचियाइट्स टू सपोर्ट योर कॉज। यस दे कैन ऑल सपोर्ट दिस कॉज। उसकी भी मैं वजह बताऊँ, क्योंकि देखिए ना, अगर आप किसी की मदद करेंगे ट्रूली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जो आपका लॉस हुआ होगा ना, वो अल्लाह आपको वापस देगा। मैंने ये काम करने से पहले सबसे पहली बात यही सीखी कि जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो ये अल्लाह ने बोला है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि बस। तो यही सोच के मैंने ये काम शुरू किया, और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस काम में आप लोग हमारी मदद करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो मैं तो सिर्फ उनके लिए एक ब्रिज बन रहा हूँ, ज्यादा सवाब तो आप ही को मिल रहा है। क्या बात है आपकी ना, जबरदस्त। अच्छा देखिए, ये ना हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे प्रोडक्शन टीम के ना, वो ये पूछना चाह रहे हैं, ये एक ही ऐसे है या आपके दोस्त भी आप ही के जैसे हैं और वो आपके साथ में NGO का हिस्सा है? एक चीज़ मैं ऐड प्लीज करना चाहूँगी कि हसन जो है वो, अच्छा हमारा भी घर हमने शिफ्ट किया, तो
बच्चों को होता है ना, मुझे अपने कमरे के लिए ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। कोविड जब स्टार्ट हुआ और इसने अपना ये सोचा कि मैंने कुछ करना है, उस वक्त जब ये मेरे पास आता था, समटाइम्स मैं इरिटेट हो जाती थी कि हसन बस कर दो, तुम एक ही बात कर रहे हो कि अब इसका क्या करना है। ये क्वांटिटी भी चाह रहा होता था और साथ साथ क्वालिटी भी, यानी अगर हम एक बिरयानी का पैक दे रहे हैं तो मतलब इसमें हमारा बहुत सपोर्ट भी किया है, थैंक्स टू हिमानी, कि उन्होंने हमें बड़े सैनिटाइज़र्स, उनकी कोविड टीज़ वगैरह बहुत उस टाइम चल रही थी, तो उन्होंने हमें दिए कि आप ये आगे दें। अब उसमें ये हुआ कि हमने उन लोगों को बांटे बिरयानी के बॉक्स के साथ। मतलब उसने जो घर से बेटे ने सीखा है ना कि सबके लिए बराबर चीज होनी चाहिए, वही उसने आगे बिल्कुल। अगर मैं एक दिन की बनी हुई फ्रेश बिरयानी खा रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्यों सड़ी हुई? बहुत अच्छी बात है, मम्मा को तो बात करने दो ना। घर में भी ऐसे ही करता है? करता है। अब नहीं करना। When she is speaking, you should give space. तो जो है वो इन्होंने वो चीज़, फिर इसके बाद जब हम देने जाते थे तो मुझे इसकी ये फ़िक्र रहती थी कि एस्थमेटिक है और भी बहुत सारे साथ इश्यूज चल रहे होते थे, तो मुझे ये कि कहीं कोविड ज़ाहिर है कोई ना कोई सिम्टम ना हो जाए, ना कर ले, तो वो खुद लोगों को अगर आप कोई फुटेज में दिखाएं कि वो लाइन बना रहा है और प्रॉपर फासले के साथ बना रहा है, तो ये इसकी अच्छी चीज़ थी कि वो क्वालिटी भी चाह रहा होता था। और मैं एज अ मदर जो है ना, कल एक प्लेटफॉर्म पे हसन आया और उसने जो है वो कहा कि ज़ाहिर है माँ होने के हैसियत से मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मेरा बच्चा ये कह रहा था कि शायद रहूँ शायद ना रहूँ, मगर भूखे नहीं सोएंगे, कभी बंद नहीं होगा। तो मैं इससे वादा करना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, और अब मेरे ख्याल है जितना सपोर्ट, जितनी अप्रिसिएशन इसको मिली है पूरे पाकिस्तान से, समा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। अब इंशाल्लाह इसको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सी माओं की दुआएं इसके साथ, पूरा पाकिस्तान इसके साथ है, और जो इसका मिशन है ना, भूखे नहीं सोएंगे, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है कि कोई भूखा ना सोए। दूसरों को हेल्प करते करते में हसन ने इतनी छोटी सी उम्र में ये सीखा कि मेरी ज़िंदगी मैटर नहीं करती और ये टास्क इतना बड़ा है कि वक्त कम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात रूल आ गई आपको? हम तो अपने बच्चों के लिए तो इतना बच्चा अपनी मौत की बात कर रहा है, वाकई एक माँ के लिए बहुत तकलीफ है। नमाज़ों में उठते बैठते दुआ करते हैं हमारे बच्चे को हमारी उम्र लग जाए। आपको सलामत रखे। मैं लास्ट मैसेज देना चाहूँगा कि मैं बड़ा कभी कभार प्राउड फील करता हूँ, और आज के दिन भी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इतना लायक बना कि मैं आज अपने ही मामा को यहाँ पे लाया। वो आप लोग सबसे बात कर रही हैं और मेरे बाबा भी ज़रूर देख रहे हैं, और मेरे बाबा मामा दोनों मुझे यही कहते थे कि तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है, तुम कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ज़रूर करोगे, इंशाल्लाह, और वो मैंने दिखा दिया। आखिरी बात तो आपने कर डाली, मेरा इरादा नहीं था अभी। मैं पूछना चाहता था किरण कि इतनी अच्छी बात है, ज़ाहिर है एक अपब्रिंगिंग का मामला तो है, फैमिली का भी है, मदर का सिखाना, फादर का सिखाना, फैमिली का। देयर इज ऑलवेज समवन आउट ऑफ द फैमिली, कोई ऐसा शख्स होता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है, किसी का ऐसा काम होता है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। Who is that? देखें, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा 2 पर्सनालिटी बल्कि 4 पर्सनालिटीज चलिए 4 हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोनों पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने मुझे ऑल टाइम सपोर्ट किया, हर चीज़ पे सपोर्ट किया। उसके बाद इकरार हसन भाई, जिन्होंने सबके सामने अपनी स्टोरीज खोल दी, सारी चीज़ें खोल दी, सच्चाई से काम करना, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे, बल्कि डोनेशन भी दी, इतना सपोर्ट किया उन्होंने, हर चीज़ पे वो मुझे सपोर्ट करते थे। फिर जफ़र भाई JDC वाले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे राशन दिया, बहुत हेल्प की उन्होंने भी मेरी। तो मैं उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन दोनों ने हम जैसे यंगस्टर्स को ये सारी चीज़ें दिखाएं कि यार देखो, एज डजंट मैटर्स, आप चाहो ना तो मुझसे भी छोटे बच्चे कर सकते हैं और मुझसे भी बड़े बच्चे कर सकते हैं, टीनेजर्स भी कर सकते हैं और बहुत लोग कर सकते हैं। तो यही बात मेरे दिल को टच करी। और फिर जब हम लोग बाहर जाते थे तो जो मजदूर तबका होता था, हमने ये भी देखा कि शुरू में जब हम लोग का फर्स्ट स्पेल ऑफ राशन था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं पहले तो बैठ के ऑब्जर्व करता था चीज़ें, मैंने खुद अपने घर से देखा कि
वो जो मजदूर तबका जो इंतज़ार करता था पूरा दिन कि हमारी दिहाड़ी कब लगेगी, कोई बंदा आएगा हमें काम देगा और बोलेगा कि आ जाओ आप काम कर लो और पैसे दे दो, उनकी नहीं लगती थी। ऐसे ही है। फिर जो फर्स्ट फेल था उस वक्त मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ देने गया तो जब मैंने डिग्गी खोली है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे कपड़े फट गए, मगर वो लोग राशन लेके चले गए और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि भूख इंसान को किसी भी चीज़ के लिए मतलब कोविड के उस सीज़न में रमज़ान भी चल रहा था, शदीद धूप और गर्मी में जब वो बांट रहा होता था ना, तो मैं परेशान होकर कहती थी, मैं कहती हसन आप ये नहीं करो, बस करो, घर चलो, धूप है, नहीं करो। मगर वो मेरी डांट सुन लेता था, काम नहीं, मगर वो मुझे कहता था अब कल भी जाना है, अब आज ये करना है। और अल्लाह ने उसको इतना, अल्लाह का साथ ही ज़ाहिर है सबसे पहली ज़ात उसकी है जिसने आज इस मकाम पे हम इसको पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ इसको ज़िंदगी में आगे चलना है इंशाल्लाह। नॉर्मली हमारे आगे ना मैं और श्वेबना हमारे सामने ना थोड़ा सा भी किसी को रोना है तो हम दोनों भी रो जाते हैं और हम आंसू भी साफ़ कर देते हैं। पता नहीं क्या इस मासूम बच्चे का एफर्ट है और कैसा ये आंसू है, किस तरह से साफ करें, कैसे कहें कि आप ये आंसू रियल है जिसमें कोई इसको नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये बात बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते छोटू। ये सारी बातें जो तुम यहाँ बैठे कर रहे हो, ये जो इसने पिक किया है, जी ये इनके फादर जो है माशाल्लाह, जो इस वक्त शायद टीवी देख रहे हो, अभी हमें देख रहे हो, तो वो अभी आप आ रही हैं, देख तो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। उनको भी जो है इसका बहुत क्रेडिट जाता है। जाहिर है मैं अपने एंड से कर रही थी, वो भी अपने एंड से जितना हो सकता था हसन के लिए साथ देना, करना, सारी चीज़ें। तो हम सब मिल के, एक फैमिली ने मिल के एक चीज़ शुरू की और वो स्लोली 25-26 लोगों का कारवां बना। सबको और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से एक फैमिली ने सबको अपनी फैमिली समझा। आज और अभी क्या अचीव किया आपने? मैं एक माँ होके ही कह रही हूँ, हसन जो है ना अब मेरा बच्चा नहीं है, अब ये पूरे पाकिस्तान का। क्या बात है। और हसन ये जो इतनी तुमने अच्छी अच्छी बातें की हैं और जितना तुमने इस टाइम पे सीखा है कोविड-19 के टाइम पे लोगों की हेल्प करके, यही तो मतलब स्कूल वापस जाओगे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, आई एम श्योर कि वो भी अब इस कारवां का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। ग्रेट थैंक यू। टीचर्स को भी इंक्लूड कर लेना, उनको कहना अभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया और उन्होंने मुझे क्या पढ़ा रहे हैं आप। हसन थैंक यू सो मच, आप भी साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और हसन के वालिद अगर हमें देख रहे हैं तो उनका भी शुक्रिया, वो हमें देख भी रहे हैं, इस बात का भी शुक्रिया। एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट। ज़ाहिर है अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स का बहुत अहम रोल रहता है। बहुत सीखने की बातें हैं ये कि हमें कैसे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करने की। बच्चा जिस तरह हसन है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम कभी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कभी कभी बच्चे हमें सिखाते हैं, और जब हम और बच्चे मिलकर कुछ करते हैं तो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। हमारे साथ रहिए क्योंकि आज के दिन की भी अहमियत बहुत है। हम ब्रेक के बाद उसी के ऊपर बात करेंगे, प्लीज़ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इसका मकसद क्या है? अमराज़ क़ल्ब से मुतालिक आगाही और शऊर उजागर करना। उसके साथ साथ हमें ये देखना भी है इनोवेशंस क्या हो रही हैं, हमें ये भी देखना है कि प्रेवलेंस कितनी है हार्ट डिजीज़ की, हमें ये भी देखना है ग्राफ किस समत में जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर लें तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, क्योंकि स्पेशली हमने कोविड-19 के डेज़ में किरण ये नोट किया कि अगर बंदा ठीक हो भी गया तो वो ऑर्गन्स इतने मुतासर हुए कि सडन हार्ट अटैक्स भी रिपोर्ट हुए। तो आज हमने सोचा इसी मुनासिबत से हम बात करें। इसी मुनासिबत से बात करें, कुछ फिगर्स आपके सामने रख देते हैं। जनाब आलमी इदारा सेहत के आदाद शुमार हैं, इसके मुताबिक पाकिस्तान के करीबन 1/4 यानी कि 24.3% आबादी हाई ब्लड प्रेशर या फिर बुलंद फशार खून इसके मरज़ में मुब्तला है। और हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादातर अफराद को इस बात का इल्म भी नहीं होता। तो आपको अपनी कैफियत का पता हो, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि आपको अपनी कैफियत का पता हो, आप प्रॉपर्ली चेक करने के लिए जाएँ, इसको चेक करवाते रहें, चेकअप्स करवाते रहें। और फिर ये कि डायग्नोसिस इसका वक्त पर हो जाना, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कोविड हो कोविड नहीं हो, ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। इसी पर आज हम बात करेंगे। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर एहसन मेमन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। आते साथ हमने पूछा आपसे चाय पियेंगे, आपने कहा नहीं, तो मैंने इनसे पूछा क्या चाय पीने से कोई ऐसा मामला तो नहीं हो जाता हार्ट डिजीज़ का? उन्होंने कहा ऐसा प्रूवन नहीं है, तो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू एज वेल। मुझे सर प्लीज़ ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ख़तरे में कौन होता है कि जिसको ख़तरा होता है कि उसको ये हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कंसिडरिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ पाकिस्तानीज़? देखें, सबसे ज़्यादा ख़तरे में तो वो लोग हैं जिनको वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ओके जो हार्ट डिजीज़ पैदा करते हैं। दैट मीन्स
High blood pressure? That means number 1 diabetes. Diabetes is number 1. Number 2 is high blood pressure. Okay. Stress. वो तो sedentary सबको ही life. है। ये है आजकल तो ये सब। ये तो ना मुझे प्लीज़ इसको थोड़ा सा बताएं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिल वक्त क्या होगा? उन लोगों को तो देखना ही पड़ेगा कि जो इसमें मुब्तला है, लेकिन हम उस तरफ ना जाए। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा आम आदमी वो अपने दिल की हिफाजत करे तो कैसे कैसे करे? थोड़ा सा अगर आप सिंपल करके बताएंगे ना, लोगों को फ़ायदा होगा। देखें, इसको जो है ना 2 में अगर डिवाइड कर लें इस सब्जेक्ट को तो ईजी हो जाता है। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव कार्डियक साइंसेस, प्रिवेंटिव कार्डियक साइंसेस एंड द कार्डियक साइंसेस टू डील डिजीजेस। ये 2 चीज़ें। प्रिवेंटिव कार्डियक साइंसेस क्या चीज़ है जिसकी अक्सर लोग बात करते हैं, हमें शऊर भी है आज सबको तकरीबन, कि किन चीज़ों से बचना है। ओके। प्रिवेंशन करनी है किन चीज़ों से, वही रिस्क फैक्टर्स जो अभी हमने डिस्कस किए कि किसी को डायबिटीज़ है, अब हो गई, उसके अलग रिस्क फैक्टर्स हैं, पर अब हो गई तो कोई इशू नहीं है, उसको कंट्रोल करें। डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको शुगर्स कंट्रोल करें, मेडिसिन लें, रादर देन इग्नोर करें। उस वक्त नहीं पता लगता, फिर बाद में इश्यूज होते हैं। ब्लड प्रेशर, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, मेडिसिन लें, उसको ट्रीट करें। अक्सर लोग छोड़ देते हैं कि थोड़ा सा मैनेज करें। अगर अक्सर जो है मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, लेकिन जब बीमारी हो गई ना, हाइपरटेंशन हो गया तो बस फिर आपको उसे मैनेज करना है। मैनेज करना है, ये नहीं कहना कि आज ब्लड प्रेशर हाई है तो मेडिसिन नहीं, आपको उसे रूटीन में लेना है। जी प्लीज आप। उसकी है ना कॉम्प्लिकेशन होगी, उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें से एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये हार्ट डिजीज है। ओके। और ये वेट में भी ऐसा हो सकता है, वो भी इंटरलिंक्ड है इससे। वजन ज्यादा है तो भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम सबको आज पता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारी बीमारियां कराता है, जिसमें से एक कार्डियक डिजीज़ है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है कार्डियक डिजीज़ का। इसको भी कंट्रोल इजीली किया जा सकता है एक्सरसाइजेस से भी और इवन डाइट से भी। बिल्कुल चेंज ऑफ डाइट। इवन इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, टाइम निकालना है ना एक्सरसाइज के लिए बड़ा मुश्किल है आजकल, मेरे लिए भी शायद आपके लिए। उसमें मैंने उसको कैसे चेंज किया है कि जहाँ पे हम काम करते हैं उधर ही थोड़ा सा टाइम निकाल लें, थोड़ा वॉक कर लिया। लंच टाइम है, आप 15 मिनट वॉक कर लें, लिफ्ट यूज़ ना करें, स्टेयर्स यूज़ करें। किसी कलीग को फ़ोन करने के बजाय अगर वो उधर ही ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास जाके उससे मिल लें, तो ये थोड़ी थोड़ी वॉक है ना। स्टेयर केस का आपने क्या कह दिया ना, क्योंकि हर स्टेयर केस तो उतना सेफ नहीं होता, क्योंकि आप 4 फ्लोर नीचे उतरेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 4-4, 3-3 लोग उस जगह पर सिगरेट नहीं पियेंगे जो मखसूस की गई, वो वहीं आसपास दिखाई देंगे। तो देखिए, मैं तो ये नहीं चाहती कि मैं चहलकदमी को जाऊं और सिगरेट यूं पी के वापस आऊं। नो, ऐसे वैसे किसी भी तरह से नहीं। इसके ऊपर स्मोकिंग भी तो डेंजरस है। स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों, पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस है। और ये इंडिविजुअल के, हाँ, ये इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। देखिए, पोल्यूशन इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ये इस तरह पैसिव स्मोकिंग ये एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एफर्ट आपको इंडिविजुअली करने पड़ेंगे, कुछ सोसाइटी करेगी। तो एज अ सोसाइटी जो चीज़ें कर सकते हैं वो अलग हैं, जो इंडिविजुअली जिसकी हम बात करें वो तो आपकी जिम्मेदारी है और आपको अपना ख्याल रखना है। मास्क पहनने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा या हमें आदत बनानी है क्या? पढ़ना चाहिए। यस सर, मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह किरण ने भी स्टैट्स शेयर किए, लोगों को मालूम नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर का मसला है। ये आसानी से चेक कैसे हो जाता है कि मैं मॉनिटर करूं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? इसका है ना चार्ट बनाएं तो बेहतर है, और किस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा। आप सुबह शाम रात, सुबह दोपहर रात उसको मॉनिटर करें एक पेपर पे लिखें। और उस वक्त क्या एक्टिविटी कर रहे थे, कहीं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो नहीं थे। अगर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से 150-160 का बीपी है और बाकी टाइम नॉर्मल रहता है, तो दिस इज नॉट हाई ब्लड प्रेशर। ओके, ये तो स्ट्रेस की वजह से है। ओह यस। लेकिन सर मुझे अब ये बताएं कि ये भी रिपोर्ट हुआ लास्ट फ्यू ईयर्स में, एथलीट्स, इवन वो लोग जो कि एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फिट रहते हैं, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है उनका खाना पीना बहुत अच्छा है, सडन हार्ट अटैक एंड डेथ रिपोर्ट हुई है। ये मामला क्या था सर? ये एथलीट्स की बीमारी है। अच्छा। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन में पढ़ते हैं, जो एथलेटिक हार्ट, ओवर एक्सरसाइज, उनका जो बेसिकली कार्डियक आउटपुट है, जो बॉडी को ब्लड चाहिए, वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा है। तो उनका बेसलाइन हार्ट रेट भी लो होता है, दिल हम सबसे बहुत बड़ा होता है, तो उनमें सडन कार्डियक डेथ अक्सर होती है। yes. और इसके अलावा भी दीगर कुछ अमराज होते हैं जो उनके ब्रेन से भी रिलेटेड होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक आम पाकिस्तानी, ये जो हमारे पास जो आदाद शुमार है हार्ट पेशेंट्स के, क्या लगता है आपको, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? वैसे तो मजमूई तौर से किसी तबके की क़ैद नहीं है,
जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा डाइट है, जैसा माहौल हमारे यहाँ है, हम खुद बॉर्डर लाइन पे जाके खड़े हो जाते हैं। बावजूद इसके कौन है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, सबसे ईजीली दिल के अमराज की तरफ चला जाता है? मैं समझता हूँ इस इक्वल है बिटवीन कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना, ये नहीं देखता है। क्योंकि अगर कोई गरीब ऐसे, उसकी वॉक ज़रूर ज़्यादा होगी, उसकी एक्सरसाइज मजदूरी ज़्यादा होगी, पर उसका खाना पीना उस तरीके का शायद ना हो हेल्दी जो एक अमीर इंसान दो, तो और वो मेडिसिन भी टाइम पे नहीं लेता होगा। इस तरह के अब इसको है ना डिस्पैरिटी है। लेकिन अब जैसे जो अमीर लोग हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपना चेकअप्स तो करा लेते हैं। ठीक, प्रॉब्लम हो जाता है गरीब लोगों का ना। अब गरीब लोगों के लिए पाकिस्तान और इस जगह जो एशिया है, इसमें ज़्यादा ये कैंप्स होते हैं आजकल। जैसे पिछले दिनों तब्बा ने भी कैंप किया था। जी। उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वर देयर, लाइक मोर देन 5000 पेशेंट्स। तो ये फ्री इलाज है बहुत, और ये सिर्फ हम नहीं, बहुत से इंस्टीट्यूशन NICVD भी कर रहे हैं, जो NGOs हैं। जैसे बहुत ज़रूरी है, ये रिमोट एरियाज में भी होने चाहिए। तो उनको एटलीस्ट अवेयरनेस हो, एक फ्री स्क्रीनिंग टेस्ट एटलीस्ट हो जाए ताकि उनको पता हो। जो मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट, फ्री स्क्रीनिंग मीन्स कुछ लोगों को कैल्शियम स्टोरिंग के जरिए चेक किया जाता है, कुछ लोगों को रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं कि किसी का कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बेसिकली हमें रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने हैं। जैसे मैंने पहले बात की, हम चेक रिस्क फैक्टर ही करेंगे। यस, हम हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं किसी को, और उसकी वजह से कोई सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स का मतलब कोई ऐसी चीज़, एक अलामत होना दिल की, सीने का दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, ये अलामत है, और उसके साथ आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई ऐसी चीज़ है जो रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हाई लाइकली चांस है कि आपको ये हार्ट अटैक हो सकता है। सर ये समटाइम्स ऐसा होता है, अचानक से पेन उठती है और वो कंफ्यूज होता है बंदा कि इज इट अ मस्कुलर पेन और एंजाइना और व्हाट, किस पेन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? इसका इजी तरीका मैं अक्सर लोगों को यही बताता हूँ कि इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली कराची में, करीबी इमरजेंसी में जाएं और रूल आउट करा लें। उससे बेहतर है कि ECG करा लें। वहाँ पे जाके, हाँ, वो जो स्क्रीनिंग डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं, ECG में चेक करते हैं, ट्रोपोनेंस भिजवाते हैं, उसमें ये रूल आउट हो जाता है। ग्रेट। लास्टली एक सवाल, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, पिछले 10 सालों में आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? हमने हार्ट डिजीज़ कितनी बढ़ती देखी, ग्राफ को हमने किस डायरेक्शन में जाते हुए देखा है? क्योंकि हम ये सुनते आए हैं हेल्थ प्रोफेशनल से कि अगर पूरी आबादी को आप चेक करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी एंजियोग्राफी करेंगे तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ जाएगी। तो क्या है इसमें? डिजीज़ पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ी है वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड बढ़ी है। और क्योंकि इससे रिस्क फैक्टर्स जैसे शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, स्ट्रेस ज़्यादा हुआ है। ऑल हैव टू कंट्रोल द रिस्क फैक्टर्स, दैट्स द ओनली वे टू। इसमें एक बात और भी बताइए, क्या आप लोग ऐसा भी अंदाज़ा है कुछ कि खुदा न खास्ता कोरोना की वजह से भी लोगों को स्ट्रेस बढ़ा है, परेशानी बढ़ी है, इसका इम्पैक्ट ये भी आएगा सर? ये भी एक स्ट्रेस पॉइंट है ना कि सारा दिन घर में है, कारोबार लोगों के बंद हो गए, तो ये एक बड़ा स्ट्रेस है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे। आज के दिन के मुनासिबत से हमसे गुफ्तगू करते, वी ऑल हैव टू कंट्रोल द रिस्क फैक्टर्स, दैट्स व्हाट। पढ़ते हैं आगे। लकड़ी पर इंतहाई बारीकी, मेहनत और महारत के साथ कशीदा कारी और नक्शो निगार। हम ये बात करेंगे जनाब के कैलीग्राफी भी हो रही है और लकड़ी के ऊपर हो। यस, कैलीग्राफी भी हो रही है, या कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करना हो तो फिर भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। अहमद शाह हैं जो कि ये कर रहे हैं। रंगों की ज़बान से फ़नपारों में जान डालने का हुनर जानते हैं। इसी फ़नकार से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। पहले आप ज़रा शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। हाथों के हुनर से कभी तो चाक पर मट्टी शक्ल पाती है तो कभी कैनवस पर तस्वीर बनती है, मगर हम आपको मिला रहे हैं ऐसे हुनरमंद से जो लकड़ी को ही सरापाए तस्वीर बना दे। फनपारों की दुनिया कैलीग्राफी की तो शाहकार पोर्ट्रेट बनाए तो वो भी एक से बढ़कर एक। इस्लामाबाद के फनकार अहमद शाह के इस हुनर का कमाल किसी कैनवस या कागज पर नहीं, लकड़ी पर है जनाब। ये हुनर आसान नहीं, बड़ी सब्र आजमा मेहनत का समर है। पहले मुनासिब लकड़ी की तलाश, फिर मतलूबा पैमाइश में कटाई, फिर इसे नरम करने का मरहला, फिर ख्याल की कैनवस पर खुदाई, फिर भरपूर रगड़ाई और रंगों का तड़का, और एक मर्तबा फिर भरपूर रगड़ाई।
इंतहाई महारत से नुक्ताकारी और नक्श निगारी, फिर चमक निखार और सारी मेहनत को दीमक से बचाने के जतन। जब इतने मुश्किल मरहलों से गुजरकर बने एक एक फनपारा, तो फिर कदर और मांग भला क्यों ना हो। इसी बेहतरीन कारीगरी पर आज हम बात करेंगे। अहमद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैं जानना आपसे ही चाह रहा हूँ कि कब से यानी बचपन से ये शौक था, बचपन से ही कर रहे हैं, या कुछ साल हुए कि आप जब आपने ये फन सीखा? और मश्क तो इंतहाई जरूरी है। यस, वो हम हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तकरीबन कोई 30 साल हो गए मुझे इस फील्ड से वाबस्ता हुए। मुझे बचपन से इसका शौक़ था और मेरी राइटिंग भी अच्छी थी, ड्राइंग भी मेरी अच्छी थी, तो मुझे मौके मिलते गए और मैं उसका अवेल करता गया। तो ये है कि लकड़ी का काम तो मैंने तकरीबन 7-8 साल से शुरू किया है, लेकिन बेसिकली मैं एक स्कल्प्टर हूँ और मैंने शावर में एक इंस्टीट्यूट से इसका डिप्लोमा लिया था 76 में। ज़बरदस्त। उसके बाद फिर कराची से मैंने ग्रेजुएशन, जी कराची से मैंने ग्रेजुएशन की और मैं इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 7-8 साल से ये लकड़ी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। मैंने सोचा कोई ऐसा काम किया जाए जो पाकिस्तान में यूनिक हो, पूरी दुनिया में तकरीबन यूनिक ही हो। ज़बरदस्त। वैसे तो आपने देखा होगा कि लोग स्टैचू बनाते हैं, 3D कार्विंग होती है और मशीन से भी हाथ कार्विंग होती है, हाथ से भी होती है, लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट काम जो है। इसमें मैंने जिस तरह कैनवस के ऊपर कलर्स, ये ऑयल पेंटिंग से या फिर वाटर से पोर्ट्रेट्स बनाई जाती हैं, तो मैंने पहली दफ़ा इसको लकड़ी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, और ये कितना टाइम कितना लगता है सर इसमें? दिन का कितना हिस्सा आपका आर्ट पर काम करते हुए ये इस तरह से चीज़ें बनाते हुए जाता है, प्लीज़ बताएं। जी, ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। जिस तरह का काम होता है उस हिसाब से इसके ऊपर टाइम भी लगता है। वैसे नॉर्मली एक पोर्ट्रेट तकरीबन 6 से 8 घंटे में तक कंप्लीट होती है। ओके, और 6 से 8 इसके घंटे। लिए जी सर, ये सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन साथ में हमारी पिक्चर भी कुछ देर पहले चला रहे थे, मैं और किरण, और नया दिन लिखा हुआ, इसमें कितना वक्त लगा था? जी दोबारा कीजिए जी। जो हमारी पिक्चर आपने बनाई है, मेरी और किरण की, और नया दिन। जी जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली किरण और शोएब, आपको मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। ये मैंने कहा इससे आप मेरे काम को भी पहचान लेंगे और एक यादगार भी रहेगा। बिल्कुल, तो ये मेरे पास है, लेकिन ये आपको खबर पहुंच गई पहले से ही। एक्चुअली हम साथ चला रहे हैं। एक्चुअली हमारा काम ऐसा है, खबर हमारे पास पहुंच जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। प्लीज दिखाइए आप। ये आप दोनों की मैंने जी। थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग। I really wish to have this very soon। ये तो अभी इस्लामाबाद में। ये आपका आर्ट है, पता नहीं, मैं तो हमेशा कहती है ये मेकअप का कमाल है। इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा बनाया, आपने बहुत प्यारा बनाया। शोएब बिल्कुल नहीं बात कर रही आपकी, बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत प्यारा बनाया। दोनों बहुत प्यारे हैं। जी बिल्कुल। सर, इसमें कितना वक्त लगा था? 6-8 घंटे। ये तो मैंने बड़े शौक से बनाई है और इस पे तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा होगा। अच्छा। तकरीबन कोई 8-10 घंटे, क्योंकि मैं तो इस पे स्पेयर टाइम पे काम कर रहा था। इस पे मैंने कहा जल्दी करना था। ज़ाहिर है इसको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको किसी अच्छी जगह पे डिस्प्ले करना होगा, तो ये एक यादगार। सर, दिल में डिस्प्ले कर रहे हैं सर हम। इतनी खूबसूरत है ये, इतनी मोहब्बत से प्यार से बनाई है आपने। मुझे ये बताइए कि ये जो 6 घंटे या 8 घंटे, बिल्कुल शाह साहब, ये जो 6 घंटे 8 घंटे का टाइम है, ये पूरा इसी तरह से जाता है? आप आर्ट वर्क करते रहते हैं या दरमियान में कुछ खाना पीना या चाय का दौर, थोड़ा कोई बातें कर ले आके, ऐसा भी होता है? ये तो नहीं, इस पे तो पूरा टाइम, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा यानी कंटिन्यू ब्रेक ले दरमियान में जी आप ब्रेक वगैरह इस तरह गपशप, या कोई मेहमान आ जाए या और मेहमान आ जाए और मेहमान आपसे फिर फरमाइश कर दे। मुझे प्लीज 2 बातें बताइएगा। एक ये फरमाइश कितनी होती है? जी मेहमानों की, जी वैसे भी हमारे पठानों में मेहमान नवाजी की थोड़ी शरह ज्यादा है, तो खवातीन का एहतराम भी बहुत ज्यादा है। यस जी, खवातीन को तो पहले, चूंकि ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर, और चूंकि तस्वीर एक है तो मैं ले जाती हूँ जी। मैं ये किरण, मैं आपको ये बता रहा था कि लकड़ी के ऊपर जो तस्वीर हम बनाते हैं, तो उसमें जो मर्दाना जो चेहरा होता है उस पर थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन जो लेडीज़ खवातीन के जो चेहरे होते हैं उस चूँकि उसमें
सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है तो उसको ज़्यादा टाइम, यानी किरण आपको बनाने में ज़्यादा टाइम लगे। आपकी मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ही लूंगी। नहीं वो ज़्यादा लंबे लंबे बाल भी तो है ना सर, टाइम लगता है उसमें। जी जी, नहीं बालों का तो खैर इतना कोई इशू नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ लाइट्स देनी होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। लेकिन वो मैं ही जाऊंगा पोर्ट्रेट, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं मैं आपको नहीं दूंगा किरण, अदरवाइज विल फोर्स हिम टू मेक अनदर वन। सर ये सिखा भी रहे हैं आप, स्टूडेंट्स भी हैं आपके? जी स्टूडेंट कराची, लेकिन कराची में मेरे स्टूडेंट थे, हैं तकरीबन कोई 10-12 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो लकड़ी का काम थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है, आपको पता है इसमें टक टुक वगैरह, इसके लिए थोड़ा मतलब पेशेंस से मतलब तहम्मुल के साथ देखना पड़ता है। तो जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तब आपके अंदर ये चीज़ आती है। तो यंगस्टर जो हैं वो स्पेशली इस फील्ड में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं टक टुक कहाँ कोई टक टुक करता रहे, वो तो पता है कि ओवरनाइट जो है वो करना चाहते हैं कि जी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा काम करें कि पैसे कमाएं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें वक्त भी दिया, आपका फन इतना खूबसूरत, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा था थैंक यू करने को। पोर्ट्रेट मेरा ही है, फिर मैं देखती हूँ। मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।